काम 7वां दिन मुश्किल होने वाला था, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। असल में जब स्टैम्पीड अपने पीक पर थी, तभी अचानक जमीन कांपने लगती है और उसी भीड़ के बीच से एक गोब्लिन लॉर्ड निकल कर आता है। भाई, पूरा फाइनल बॉस वाला सीन जो इस स्टेज पर होना ही नहीं चाहिए था। विलेज के लोग पीछे धकेले जाने लगते हैं, तलवारें घिस चुकी हैं, हालत खराब है और यहाँ तक कि असीम भी डेंजर में आ जाती है। लेकिन MC कामिया कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, ये वही बंदा है जिसने ये गेम बनाया है। जैसे ही गोब्लिन लॉर्ड अपनी विशाल गदा घुमाता है, कामिया कुछ ऐसा करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो अटैक को बार बार पैरी करना शुरू कर देता है, एक एक हिट गिनते हुए, क्योंकि यहाँ उसकी ज़िंदगी सच में उसी काउंट पर टिकी हुई है। और जैसे ही वो मैजिक नंबर पूरा होता है, बूम, एक हिडन बग ट्रिगर हो जाता है। अब कामिया के हर अटैक में गारंटीड क्रिटिकल लगने लगता है। एक ही बस्ट में वो आगे बढ़ता है और गोब्लिन लॉर्ड को सीधा काट कर गिरा देता है। बेस बस बार बार बच जाती है, लेकिन भाई एक फाइट जीतना काफ़ी नहीं था। कामिया तुरंत बेस को लेवल 8 तक अपग्रेड करता है, दीवारें मजबूत होती है, वर्कशॉप बूस्ट होती है और तभी जिंजर कुछ बहुत बड़ा अनवील करता है। गोलेम्स, ऐसे गोलेम्स जो अपने मास्टर्स की तरह फाइट कर सकते हैं और काम में भी हाथ बटाते हैं। अब सवाल ये है, कामिया इस हालत में पहुंचा कैसे? असल में एक गेम है जिसका नाम है लास्ट। ये दुनिया का बेस्ट सेलिंग सर्वाइवल गेम है, जहां प्लेयर्स रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, मॉन्स्टर्स से भरी दुनिया में रहते हैं, बेस बनाते हैं और अपने कंपेनियंस के साथ सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। इस गेम में स्ट्रैटेजी की फुल फ्रीडम है, NPCs भी काफ़ी डीप हैं और बैलेंसिंग भी सॉलिड है। इवेंट्स और अपडेट्स रेगुलर आते रहते हैं और हर बार गेम में कुछ नया जुड़ता है। लेकिन इस सुपरहिट गेम के पीछे सिर्फ एक ही डेवलपर है, एक शट इन बंदा, कामिया सुशी। अपने कमरे में बैठा हुआ कामिया अभी अभी वर्जन 3 अपडेट खत्म करता है। ये गेम का अब तक का बेस्ट वर्जन बन चुका था। उसने बेस लेवल्स को इम्प्लीमेंट किया, जो अचीव होने पर सीजन का एंडिंग स्टोरी ट्रिगर करता है। फिर वो अपना फ़ोन उठाकर अपने पार्टनर को मैसेज भेजता है, सीजन 3 लाइव है। लेकिन कामिया यही रुकने वाला नहीं है। उसके दिमाग में पहले से ही अगले सीजन के आइडियाज़ घूम रहे हैं। डेवलपमेंट शुरू हुए 5 साल हो चुके थे और रिलीज़ हुए 3 साल। इसके बावजूद उसके पास अभी भी ढेर सारे आइडियाज़ थे। उसका मानना था कि गेम अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी अचानक उसका पार्टनर ओनोहारा कमरे में एंट्री करता है। वो पूछता है, क्या गेम सच में खत्म हो गया है? कामिया सरप्राइज हो जाता है कि ओनोहारा इतनी जल्दी पहुंच गया। ओनोहारा बताता है कि जैसे ही मैसेज मिला, वो दौड़ता हुआ आ गया। असल में ओनोहारा वातारू इस गेम का बिजनेस और लाइसेंसिंग रिप्रेजेंटेटिव है। वो कामिया की तारीफ करता है कि उसने अकेले इतना बड़ा गेम बना डाला। कामिया बताता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ डिजाइन्स आउटसोर्स किए गए थे। फिर भी ओनोहारा मानता है कि अकेले इतना कुछ करना इम्प्रेसिव है। कामिया फूल वापस करते हुए कहता है कि ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ ओनोहारा की वजह से। असल में ओनोहारा प्रोड्यूसर बनकर उसे सपोर्ट करता रहा, इसलिए कामिया को गेम बनाने के लिए पूरा टाइम मिला। पता चलता है कि दोनों की मुलाकात हाई स्कूल में हुई थी। कामिया ओनोहारा को अपना बेनिफैक्टर मानता है, जिसने उसका गेम प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी ना जाने का फैसला भी कर लिया। ओनोहारा कहता है कि गेम इतना अच्छा है कि अगर ये नहीं बिका तो दुनिया के लोग ही बेवकूफ़ होंगे। ये सुनकर कामिया तय कर लेता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक 100 ना हो जाए। लेकिन ओनोहारा हंसते हुए कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि कोई भी गेम हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकता। कामिया का मानना कुछ और था। उसके हिसाब से अगर लोगों ने एक बार इंटरेस्ट दिखाया है तो उन्हें 100 तक पहुंचाया जा सकता है। कामिया कहता है हाँ, और ये भी कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसने डिटेल्स ओनोहारा पर छोड़ दी। ओनोहारा कागज़ उठाता है और एक खतरनाक मुस्कान देता है। वो कहता है कि उसे इस ट्रस्ट की कदर है। अचानक 3 भारी भरकम आदमी कमरे में घुस आते हैं। ओनोहारा बताता है कि वो डॉक्यूमेंट्स ले रहा है और कामिया का अब खेल खत्म है। कामिया हैरान होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। ओनोहारा उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे सिर्फ गेम बनाना आता है, इसीलिए वो लास्ट के सारे राइट्स उससे छीन रहा है। कामिया गुस्से में याद दिलाता है कि गेम उसी ने बनाया है और फ्यूचर अपडेट्स के लिए उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओनोहारा ठंडे दिमाग से कहता है कि बेस लेवल 100 के बाद गेम पूरा हो चुका है, बिजनेस के हिसाब से अब अपडेट्स बेकार हैं। ये सुनकर कामिया भड़क जाता है और ओनोहारा का कॉलर पकड़ने दौड़ता है, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड उसे ज़मीन पर पटक देता है। ओनोहारा बताता है कि वो जानता था कामिया चुप नहीं बैठेगा, इसलिए बॉडीगार्ड्स लाया। वो कहता है कि कामिया का गेम के प्रति ऑब्सेशन प्रॉब्लम बन चुका था। ऐसे अपडेट्स जो सीधे प्रॉफिट नहीं लाते थे वो करता ही रहता था। ऊपर से उसकी सख्त सुपरविजन की वजह से मर्चेंडाइज भी ठीक से एक्सपैंड नहीं हो पाई। अब जबकि गेम खत्म हो चुका है, ओनोहारा मानता है कि कामिया के बिना ही मैक्स प्रॉफिट निकाला जा सकता है। ओनोहारा कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कामिया मानता ही नहीं। उसने मुकदमा करने के बारे में सोचा, लेकिन हालत उसके फेवर में नहीं थी। ऊपर से ओनोहारा ने पब्लिक ओपिनियन को भी अपने हिसाब से मोड़ दिया। लोगों को लगने लगा कि गेम उसी का होना चाहिए। गुस्से में कामिया अपने कमरे में टेबल पर मुक्का मारता है। तभी उसकी नज़र PC स्क्रीन पर जाती है। एक अजीब सा मैसेज। क्यूरियोसिटी में वो क्लिक करता है। मैसेज कहता है, अगर उसे गेम इतना पसंद है
तो हमेशा के लिए उसी दुनिया में रह जाए। कामिया समझ ही रहा होता है कि इसका मतलब क्या है, तभी एक तेज रोशनी आती है और उसे पीसी के अंदर खींच लेती है। आंख खुलते ही वो खुद को गेम की दुनिया में पाता है। उसका स्वागत करती है गेम की असिस्टेंट, एक फेरी लीफी। वो गेम के बारे में समझा ही रही होती है कि कामिया को एहसास होता है उसका आउटफिट फ्री रॉयल कैरेक्टर का है, यानी सबसे लो स्टैट्स, कोई स्किल नहीं, कोई इक्विपमेंट कंपैटिबिलिटी नहीं, और वो कैरेक्टर जो पहले ही मॉन्स्टर रेड में मरने वाला होता है। ये सब जानते हुए कामिया डर जाता है। पहली ही रात उसकी मौत तय थी। लीफी उससे नाम इनपुट करने को कहती है, लेकिन नाम डालने के बजाय कामिया को कुछ याद आता है और डेवलपर मोड, एक हिडन कोड, वो कोड डालता है और एक तेज रोशनी चमकती है। कोड काम कर गया था। लीफी शॉक में रह जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कामिया ही लास्ट का डेवलपर है। वो इतनी जोर से ब्लश करती है कि जैसे दिमाग ही फ्रीज हो गया हो। फिर खुद को संभाल कर वो अपना इंट्रो देती है। लीफी एक फॉरेस्ट फेरी है जो नेचर की रक्षा करती है। उसका मानना है कि इंसानों की एक्टिविटी भी नेचर का ही हिस्सा है, इसीलिए वो फॉरेस्ट में आने वालों को सलाह देती रहती है। कामिया उससे पूछता है क्या ये सच में लास्ट की दुनिया है, और वो कंफर्म करता है हाँ, ये बिल्कुल वही गेम वर्ल्ड है। फिर कामिया पूछता है कि क्या वो गेम की मेटा इन्फॉर्मेशन देख सकती है, सिर्फ डेवलपमेंट से जुड़ी हुई। लीफी कहती है कि अब जब वो डेवलपर मोड में है तो ये पॉसिबल है। वो मेटा इन्फो दिखाती है जहाँ साफ लिखा होता है कि सब कुछ कामिया ने बनाया है, लेकिन गेम मास्टर का नाम बदल चुका था। अब वहाँ लिखा था वातारू ओनोहारा। लीफी हैरान होकर पूछती है कि ये बंदा कौन है। दर्द भरे दिल से कामिया जवाब देता है यही वो इंसान है जिसने उससे लास्ट छीन लिया। कामिया को यकीन है कि वो इसी की वजह से गेम वर्ल्ड में फंसा है। लीफी ये सुनकर मायूस हो जाती है और कहती है कि वो ओनोहारा को माफ नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ कामिया सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात क्लियर थी, वो इस गेम वर्ल्ड में मर नहीं सकता। कामिया खुद से वादा करता है वो सरवाइव करेगा और किसी भी तरह अपना गेम वापस लेगा। फिर कामिया लीफी से पूछता है क्या वो उसकी मदद करेगी। लीफी बिना सोचे कह देती है हाँ। इसके बाद कामिया वॉप फीचर यूज करता है और सीधा बेस स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन बेस अभी भी लेवल 1 का ही होता है। लीफी माफी मांगते हुए कहती है कि वो इससे बेहतर बेस क्रिएट नहीं कर पाई। कामिया को इससे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये वही स्पेसिफिकेशंस हैं जो उसने खुद गेम में छोड़ी थी। असल में ये भी सामने आता है कि डेवलपर मोड में होने के बावजूद कामिया सिर्फ पैरामीटर्स देख सकता है, वो डायरेक्ट कुछ भी बदल नहीं सकता। कामिया बेस के अंदर जाता है और कमरे के आखिरी कोने में उसे एक मैजिक स्टोन दिखाई देता है। ये मैजिक स्टोन अरानाइट कहलाता है, जिसे सोर्स ओवर भी कहा जाता है। ये एक खास स्टोन है जिसमें रिसोर्स स्टोर किए जा सकते हैं और फिर उन्हीं से हथियार या आइटम बनाए जा सकते हैं। क्योंकि ये ट्यूटोरियल फेज है, लीफी को लगता है कि कामिया को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कामिया मना कर देता है। वो साफ कहता है वो ट्यूटोरियल करने वाला है, क्योंकि ट्यूटोरियल के दौरान मॉन्स्टर्स स्पॉन नहीं होते और कामिया के हिसाब से यही सबसे सेफ टाइम है मटेरियल्स इकट्ठा करने का। लीफी इससे सहमत हो जाती है क्योंकि नॉर्मल गैदरिंग अभी बहुत मुश्किल होती। आखिरकार कामिया जिस कैरेक्टर में है वो ट्रायल वर्जन वाला है जो पहली ही रात मरने के लिए बना है। कामिया खुद भी जानता है अपनी मौजूदा हालत में उसके जीतने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो कहता है कि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अभी तुरंत शुरू करना होगा। लीफी भी मान जाती है और फौरन ट्यूटोरियल एक्टिव कर देती है। कामिया पूरे एरिया में दौड़ना शुरू कर देता है क्योंकि उसे गेम का हर एक कोना, हर एक सिस्टम पहले से पता है। शाम तक वो वापस आता है पूरी तरह थका हुआ, हालत खराब। वो लीफी से कहता है कि अंधेरा होने से पहले क्राफ्टिंग करनी होगी। लीफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पास सच में क्राफ्ट करने लायक मटेरियल्स होते हैं। कामिया बताता है कि ये सब उसने स्पेसिफिकेशंस के अंदर रहकर किया है, लेकिन अब तक किसी भी प्लेयर ने ऐसा नहीं किया था। फिर कामिया क्राफ्टिंग शुरू करता है और कुछ ही समय में एक वुडन स्वॉर्ड और एक छोटा वुडन बैरिकेड तैयार हो जाता है। बैरिकेड देखकर कामिया खुद भी थोड़ा इम्प्रेस होता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि ये भरोसेमंद नहीं है। पहली रात क्लियर करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। भले ही एनिमीज बिल्कुल वैसे ही मूव करें जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर भी सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बस कुछ % ही है। आमतौर पर यहाँ प्लेयर को रिटेल वर्जन खरीदने की तरफ गाइड किया जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। रात होते ही कामिया को एक क्वेस्ट मिलती है, रात को सरवाइव करो। लीफी उसे गुड लक कहती है। कामिया बेस के सामने खड़ा होकर एनिमी का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में उसे एक हिरन दिखाई देता है, लेकिन वो अभी देख ही रहा होता है कि तभी एक गोब्लिन उस हिरन को काट कर मार देता है। ये लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं, इंटेलिजेंस कम होती है, लेकिन कभी कभी झुंड में अटैक करते हैं। इन्हें हल्के में लेना बड़ी गलती। उधर कामिया की हालत ये है, ट्रैश स्टेट्स, वुडन स्वॉर्ड और कोई स्पेशल स्किल नहीं। गोब्लिन बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कामिया पर झपटता है। उसका निशाना होता है कामिया की गर्दन, लेकिन कामिया किसी तरह अटैक डॉज कर लेता है। लीफी जानती है कि ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कामिया को गोब्लिन के सारे पैरामीटर्स रट चुके हैं। गोब्लिन फिर भी अटैक करता रहता है और किसी एक पल में कामिया के हाथ पर कट लग जाता है। यही उसे साफ समझ आ जाता है उसके स्टेट सच में क्लैश है। उसे पता होने के बावजूद कि अटैक आने वाला है, वो हर बार बच नहीं पा रहा। ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था।
अगले ही पल गोब्लिन उसे छाती पर लात मारता है। कामिया के मुंह से खून निकल आता है। वो दूर जाकर जमीन पर गिरता है और इसी दौरान उसे एहसास होता है ये दर्द फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। लेकिन वो खड़ा नहीं रहने वाला। आखिरकार गेम का क्रिएटर खुद अपने ही गेम से मारा जाए ये वो होने नहीं देगा। कामिया बेस की तरफ दौड़ता है जिससे गोब्लिन उसका पीछा करने लगे, क्योंकि आमने सामने फाइट करने की पावर उसके पास नहीं है। वो हवा में छलांग लगाता है और उसी पर छोटा बैरिकेड एक्टिव करता है। गोब्लिन भी छलांग लगाता है, लेकिन जमीन पर उतरते ही वो सीधे बैरिकेड में फंस जाता है। नतीजा, गोब्लिन वहीं इम्पेल हो जाता है। अब उसकी मूवमेंट रुक चुकी होती है। अगर वो अपनी पूरी बॉडी वेट डाल दे तो उसके पास इसे मारने का चांस है। वो छलांग लगाता है और पूरी ताकत से वार करता है सीधा गोब्लिन के सिर पर, और उसी के साथ गोब्लिन मर जाता है। क्वेस्ट क्लियर। रात सर्वाइव हो जाती है। कामिया खुद से वादा करता है चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो वो इस गेम में जिंदा रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में वही अकेला है जो गेम के बारे में सब कुछ जानता है। वो कूड़े जैसी हालत से भी रेंगते हुए ऊपर आएगा और जो कुछ उसका था सब वापस लेगा। अगली सुबह कामिया मैजिक स्टोन के सामने खड़ा होता है, हाथ में तलवार पकड़े हुए उसकी टेक्सचर को महसूस करता है। बिना शक सब कुछ बेहद रियल लगता है। तभी लीफी आती है और पूछती है क्या वो फिर से मटेरियल्स इकट्ठा करने जा रहा है। कामिया मना कर देता है। वो कहता है कि कल का ट्यूटोरियल ही काफ़ी था, आज वो सिर्फ क्राफ्टिंग पर फोकस करेगा, क्योंकि एक इंसान है जिससे उसे जितनी जल्दी हो सके मिलना है। लीफी इन्वेंट्री खोलती है और अंदर का सामान देखकर दंग रह जाती है। असल में गेम में बेस के आसपास से कई तरह के मटेरियल्स मिलते हैं जो बाद में 3 बेसिक रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं और माना स्टोन के अंदर स्टोर होते हैं। पहला रिसोर्स है माना, जो लाइफ एनर्जी की तरह काम करता है, लोगों को डेवलप करने या मैजिक टाइप आइटम बनाने में यूज़ होता है। दूसरा है एलिमेंट, जो फिजिकल चीज़ें बनाने में लगता है जैसे खाना या बिल्डिंग्स। तीसरा है गोल्ड, जिससे वो आइटम खरीदे जाते हैं जो क्राफ्ट नहीं किए जा सकते। कामिया अपने पास मौजूद मटेरियल से क्राफ्टिंग शुरू करता है और जब सब खत्म होता है तो उसके पास होता है एक बो, 10 एरोज, एक वॉच टावर और कुछ लॉक्स। भले ही वो इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ बनाना चाहता था, लेकिन उसके लो स्टैट्स रास्ता रोक लेते हैं। फिर कामिया कहता है अगर उसे 7वें दिन के आगे सर्वाइव करना है तो उसे एलायंस चाहिए, क्योंकि 7वें दिन स्टैम्पीड होती है। यहाँ तक कि फुल रिटेल वर्जन वाले प्लेयर्स भी मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि अगर कोई डेमो में ही ये कर ले तो फुल गेम खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लीफी भी टेंशन में आ जाती है। वो जानती है कि स्टैम्पीड कितनी खतरनाक होती है। कामिया पूछता है अगर वो गेम वर्ल्ड में मर गया तो क्या होगा। लीफी कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि एनपीसीज तक रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब उसकी मौत का एंड अच्छा नहीं होगा। फिर भी लीफी उसे भरोसा दिलाती है वो हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करेगी। हालांकि नियमों की वजह से वो कॉम्बैट में हिस्सा नहीं ले सकती। सलाह देने की बात आए तो उसे लगता है कामिया को सलाह की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकती है और यही वो करने का वादा करती है। कामिया ये सुनकर खुश हो जाता है। वो लीफी को थैंक यू कहता है और बताता है कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। वो ये भी कहता है कि उसे क्रिएटर कहना बंद करे, सिर्फ उसके नाम से बुलाए, लेकिन लीफी मना कर देती है। इसके बाद कामिया बाहर निकलता है और वॉच टावर बनाता है। वो बड़बड़ाता है कि सब कुछ सेट करने के लिए खुद फिजिकली मौजूद होना कितना इनकन्वीनियंट है। लीफी कंफर्म करती है क्योंकि बेस लेवल अभी कम है, इसलिए वो सीधे मैप से डिप्लॉय नहीं कर सकता। वॉच टावर पूरा होते ही कामिया उसके ऊपर खड़ा होकर चारों तरफ की दुनिया को देखता है और भाई वो पूरा ब्लो अवे हो जाता है। वो खुद से कहता है कि ये सब कितना इनक्रेडिबल है। तभी लीफी उसे घूरते हुए याद दिलाती है कि ये सब उसी ने बनाया है। ये सब देखकर कामिया का मोटिवेशन और बढ़ जाता है। अब वो और भी पक्का कर लेता है कि ओनोहारा से अपना गेम वापस लेकर रहेगा। उसी रात कामिया को फिर से वही क्वेस्ट मिलती है, रात को सरवाइव करो। वो अपनी तलवार निकालकर एनिमी का इंतजार करने लगता है। फॉरेस्ट से 2 गोब्लिन निकल आते हैं। कामिया को जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि पहले दिन के मुकाबले अब कॉम्बैट का कॉन्सेप्ट बदल चुका है। वो बिना झिझके मूव करता है, लेकिन वो खींचना भी काफ़ी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि उसके लेवल पर कोई भी स्ट्रेंथ मॉडिफायर्स एक्टिव नहीं है। कामिया को इस पर शिकायत करने का हक भी नहीं। आखिर ये सब उसी ने सेट किया था। वो पहला एरो फायर करता है, लेकिन मिस हो जाता है। लीफी बताती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी एक्यूरेसी मॉडिफायर्स भी एक्टिव नहीं है। कामिया चुप रहता है, क्योंकि ये भी उसी का डिज़ाइन था। वो दूसरा एरो फायर करता है और इस बार एक गोब्लिन की टांग में लग जाता है। गोब्लिन दर्द से चीखता हुआ गिर पड़ता है, लेकिन कामिया यही नहीं रुकता। वो अगला एरो फायर करता है, जो सीधा गोब्लिन की छाती को भेद देता है। एक गोब्लिन डाउन। इसके बाद कामिया वॉच टावर से कूदता है, दूसरे गोब्लिन के साथ डिस्टेंस क्लोज करने के लिए। पिछली रात से उसने ये सीख लिया था कि चाहे उसके स्टैट्स ट्रैश हों, फिर भी एक तरीका है हमेशा एक स्टेप आगे रहने का। गोब्लिन पास आता है। कामिया अपनी एक्यूरेसी बनाए रखता है। एरो सीधा गोब्लिन के शरीर में घुस जाता है। वो एक और शॉट फायर करता है, गोब्लिन गिर जाता है। कामिया पास जाकर हेडशॉट देता है और यही दूसरा गोब्लिन भी खत्म। इस तरह कामिया दूसरी रात भी सरवाइव कर लेता है। लीफी खुशी से सेलिब्रेट करती है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर एक औरत सब कुछ देख रही होती है। अभी सुबह कामिया बाहर निकलता है यूज़ हो सकने वाले
एरोज इकट्ठा करने, क्योंकि वो रिसोर्स वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता। असल में फायर किए गए एरोज के टूटने का चांस होता है, लेकिन जो सही सलामत रहते हैं उन्हें वापस यूज किया जा सकता है। लेकिन मिल सिर्फ एक ही रहा है, उसे जरा भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो पहले से जानता है दूसरे एरो के साथ क्या हुआ है। तभी सिस्टम से एक क्वेस्ट आता है, खोए हुए एरो का पता लगाओ। कामिया फॉरेस्ट की तरफ जाती एक ट्रेल देखता है और उसी के पीछे चल पड़ता है। चलते हुए वो लीफी को सावधान रहने को कहता है। लीफी उसे भरोसा दिलाती है उसे कुछ नहीं होगा। वो ना तो गेम के कंटेंट में इंटरफियर कर सकती है और ना ही गेम उसे नुकसान पहुंचा सकता है। असल में गेम में एक फीचर है, अगर कुछ कंडीशंस पूरी हो तो एनपीसी एलाय बन सकते हैं। कभी कभी कोई एनपीसी बेस के आसपास भटकता है और अगर उसकी यूनिक रिक्रूटमेंट क्वेस्ट क्लियर हो जाए तो वो प्लेयर के साथ जुड़ जाता है। एनपीसीज के अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं, कॉम्बैट से लेकर प्रोडक्शन तक। यही वजह है कि गेम क्लियर करने के लिए एलाइज बेहद ज़रूरी होते हैं। और अभी कामिया की ज़िंदगी दांव पर लगी है, उसे एलाइज चाहिए ही चाहिए। उधर पिछली रात सब कुछ देखने वाली लेडी हंटर एनेमोन एक पेड़ पर छुपी होती है। उसे लगता है कि अब वो सेफ है। जैसे ही वो नीचे कूदती है, अचानक कामिया उसके पीछे प्रकट होता है। वो कहता है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, सीधे फॉरेस्ट की गहराई में। यहाँ तक कि कामिया भी शौक में आ जाता है, क्योंकि उसने ऐसा बिहेवियर कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था। लीफी तभी एक बात नोटिस करती है। वो कहती है कि अब जब गेम का क्रिएटर खुद गेम वर्ल्ड का रेजिडेंट बन चुका है तो शायद सिनारियो अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं चल रहा। लीफी समझाती है कि अब कामिया को असल डायलॉग से एनेमोन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उसे डरा चुके हैं। यही कामिया को एहसास होता है गेम खेलना और सच में जीना दो अलग चीज़ें हैं। वो सोचने लगता है अगर उसने गलत तरीके से हैंडल किया तो ये कैरेक्टर्स दुश्मन भी बन सकते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ कोड नहीं है, जिंदा है। और बताता है कि अच्छा हुआ आज कोई मॉन्स्टर नहीं आया। वो बेस के अंदर जाता है और कहता है कि अब तुरंत क्राफ्टिंग शुरू करनी चाहिए। लीफी उससे पूछती है क्या उसे लगता है उसका प्लान काम करेगा। कामिया जवाब देता है एनेमोन की बैक स्टोरी खुद उसी ने लिखी है और उसे पूरा भरोसा है कि जो तरीका वो अपनाने वाला है उसके सक्सेस के चांस सबसे ज़्यादा है। एनेमोन की कहानी ये है कि वो अपने पिता के साथ अकेली रहती थी, एक हंटर थी। दूसरों के साथ रहने की गर्माहट महसूस करा दे तो शायद वो अपनी स्टोइक लाइफ छोड़ दे। फिर भी कामिया 100% श्योर नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ स्क्रिप्ट से बाहर जा चुका है। वो ज़रूरी मटेरियल्स क्राफ्ट करता है, एक आयरन पॉट, एक लडल, नमक, काली मिर्च, पिसा हुआ मांस और 2 सेट टेबलवेयर। सब तैयार होने के बाद कामिया कुकिंग शुरू करता है और खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सच में गेम के अंदर खाना बना रहा है। उसे कभी नहीं लगा था कि ये पॉसिबल होगा। लीफी बताती है कि लेवल बढ़ने के बाद वो रेडीमेड मील्स भी जनरेट कर सकता है, लेकिन कामिया कहता है कुकिंग कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। लीफी देखती है कि कामिया कुकिंग में अच्छा है। कामिया बताता है कि वो लंबे समय तक अकेला रहा है, घर में बंद रहकर सिर्फ गेम पर काम करता था। हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद ओनोहारा अक्सर उसके पास आता था, लेकिन अब वो सब पुरानी बातें हैं। तभी अचानक एनेमोन सामने आती है। उसका वो सीधा कामिया पर तना होता है। कामिया हाथ उठाकर कहता है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। एनेमोन कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है क्या तुम्हारे साथ और लोग हैं। तभी कामिया को एहसास होता है एनेमोन लीफी को देख ही नहीं सकती। वो तुरंत खुद को ठीक करता है और कहता है वो अकेला है। वो अपना नाम बताता है। एनेमोन भी अपना नाम बताती है। फिर वो पूछती है कि वो कहाँ आ गई है। वो शिकार कर रही थी और अचानक खुद को अजेंबी फॉरेस्ट में पाती है। कामिया बताता है कि वो भी अभी अभी यहाँ पहुँचा है, उसे भी इस जगह का लेआउट नहीं पता। कामिया आग पर रखे खाने की तरफ इशारा करता है और पूछता है क्या वो खाना चाहेंगी। वो भरोसा दिलाता है कि खाने में जहर नहीं है, बस खाना एक इंसान के लिए ज्यादा है। कामिया थोड़ा सा खाना लेकर एनेमोन को देता है। वो बताता है कि ये हैमबर्गर स्टेक है, जिसमें बीफ, प्याज, ब्रेड क्रम्स, नमक, काली मिर्च मिलाकर ग्रिल किया जाता है। एनेमोन एक बाइट लेती है और अगले ही पल खाने पर टूट पड़ती है। कामिया पीछे से मुस्कुरा देता है। खाना खत्म करने के बाद एनेमोन उसे थैंक यू कहती है। वो बताती है कि ये पहली बार है जब उसने ऐसा कुछ खाया है। फिर वो पूछती है क्या उसे और मिल सकता है। कामिया हाँ कह देता है, क्योंकि उसके पास अभी मटेरियल्स हैं, लेकिन वो ये भी कहता है इसकी एक कीमत है। एनेमोन पूछती है क्या चाहिए। कामिया जवाब देता है उसे बैटल में उसकी ताकत चाहिए, क्योंकि ये जगह खतरनाक है। एनेमोन कुछ देर सोचती है। कामिया कहता है यहाँ शिकार न बनने का सिर्फ एक तरीका है, खुद शिकारी बनना। तभी सिस्टम से रात सर्वाइव करने की क्वेस्ट आती है और साथ में ये भी अगर वो एनेमोन के साथ मिलकर बैटल जीत ले तो वो ज्वाइन कर लेगी। सरप्राइजिंगली एनेमोन कहती है कि वो उसके साथ फाइट करने को तैयार है। कुछ ही देर बाद दूर से 3 गोब्लिन दिखाई देते हैं। लीफी को लगता है यही सब है, लेकिन कामिया जानता है फॉरेस्ट में और भी छुपे हुए हैं और जैसा उसने कहा था, और गोब्लिन बाहर निकल आते हैं। कामिया बैटल के लिए तैयार हो जाता है। वो एनेमोन से कहता है उसे बैकअप चाहिए। कामिया स्टोरेज स्पेस से अपनी तलवार निकालता है। ये देखकर एनेमोन इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचने लगती है क्या ये बंदा माना स्टोन का कॉन्ट्रैक्ट होल्डर है। कामिया गोब्लिन्स की तरफ बढ़ता है, उनके अटैक्स को डॉज करता हुआ, और जैसे ही उसे एक गोब्लिन को बाकियों से अलग करने का मौका मिलता है वो तुरंत एनेमोन को पुकारता है। एनेमोन बिना चुके सीधा हेडशॉट मारती है।
एनिमोन को ये देखकर इम्प्रेशन हो जाता है कि कामिया खुद कॉम्बैट में फंसा होने के बावजूद लाइन ऑफ साइट पर पूरा ध्यान रख रहा है। कामिया गोब्लिन से जूझता रहता है और जैसे ही उसे फिर से एक ओपनिंग मिलती है वो दोबारा एनिमोन को कॉल करता है। एनिमोन तुरंत रिस्पॉन्ड करती है और गोब्लिन के दिमाग में सीधा छेद कर देती है। तभी अचानक एक गोब्लिन कामिया को जमीन पर धकेल देता है। एनिमोन बीच में ही उस गोब्लिन के सिर में एरो ठोक देती है। अब बाकी गोब्लिन्स भड़क जाते हैं, उनके साथी मारे जा चुके होते हैं। कुछ कामिया पर और ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं तो कुछ एनिमोन की तरफ मुड़ जाते हैं। एनिमोन पहला शॉट सीधे एक गोब्लिन की छाती में मारती है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो जाता है वो उसे दूसरा शॉट मारने का टाइम नहीं मिलेगा। वो फौरन अपना डैगर निकालती है और आने वाले अटैक को ब्लॉक करती है। उसी पल कामिया चिल्लाकर एनिमोन से कहता है कैबिन की तरफ फॉल बैक करो। वो उसे याद दिलाता है कि उसे गोब्लिन्स को फिनिश करने पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एनिमोन उसकी बात मान लेती है। वो बैकफ्लिप मारते हुए कैबिन की तरफ जाती है। जो आक्रामक गोब्लिन उसका पीछा कर रहा होता है वो अचानक एक ट्रैप एक्टिव कर देता है और सीधा पहले से तैयार स्पाइक्स में गिर जाता है। कामिया मुस्कुरा देता है जब उसे समझ आता है कि ट्रैप काम कर गया। वो मन ही मन ट्रैप्स क्राफ्ट करने के अपने आइडिया की तारीफ करता है। इधर एनिमोन अब ऑफेंस पर आ जाती है। जिस गोब्लिन ने उसे चेज किया था उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। दूसरी तरफ कामिया को गधा पकड़े गोब्लिन से निपटने में दिक्कत हो रही होती है। वो समझ जाता है ये सब उसके ट्रैश स्टेट्स की वजह से है। अगले ही पल गोब्लिन उसकी तलवार गिरा देता है और जैसे ही वो कामिया का सिर कुचलने वाला होता है एक एरो उड़ता हुआ आता है और सीधे गोब्लिन के सिर में घुस जाता है। गोब्लिन वहीं ढेर। कामिया शॉक में पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि एनिमोन ने जिस गोब्लिन से डैगर से फाइट की थी उसे पहले ही मार दिया था और उसी ने उसे थोड़ा सा टाइम दिया कि वो कामिया को बचा सके। इस तरह कामिया तीसरे दिन भी जिंदा रह जाता है। बैटल के बाद कामिया कैबिन में जाता है और माना स्टोन के साथ इन्वेंट्री ऑर्गेनाइज करता है। यही एनिमोन कंफर्म करती है कि कामिया सच में माना स्टोन का कॉन्ट्रैक्टर है। कामिया हाँ कहता है, बताता है कि उसने हाल ही में मैजिक स्टोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। असल में एनपीसीज प्लेयर्स की कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ को खास मैजिक मानते हैं जो सिर्फ उन्हीं यूज़ कर सकते हैं जो माना स्टोन से कॉन्ट्रैक्टेड हों और जो गेम कंट्रोल से जुड़ी हों। अब कामिया अपनी असली बात पर आता है। वो एनिमोन से कहता है उसके साथ जुड़ जाओ क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और कामिया को सरवाइव करने के लिए एलायंस चाहिए। एनिमोन उस कहावत की बात करती है कि माना स्टोन से कांटेक्ट करने वालों के पास दुनिया से जुड़ा कोई मिशन होता है। उसके हिसाब से शायद यही वजह थी कि वो भटक कर कामिया तक पहुंची। वो कामिया के कॉम्बैट स्किल्स की भी तारीफ करती है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है हाथ मिलाने के लिए। ये उसकी सहमति का संकेत होता है। सिस्टम तुरंत नोटिफाई करता है एनिमोन टीम में ज्वाइन हो चुकी है। अगली सुबह कामिया जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट तैयार करता है। कुछ ही देर बाद एनिमोन बाहर आती है और कामिया उसे देखकर लगभग बेहोश ही हो जाता है। कॉम्बैट आउटफिट के बिना वो बेहद खूबसूरत लग रही होती है। कामिया फौरन मुंह फेर लेता है ताकि वो ना देख पाए कि उसका चेहरा कितना लाल हो चुका है। एनिमोन बताती है कि वो अपने पिता के साथ बहुत लंबे समय तक फॉरेस्ट में रही है, इसलिए ये सब उसके लिए एक बड़ा बदलाव है। कामिया बताता है कि वो बेस को जल्दी से अपग्रेड करना चाहता है ताकि और रूम्स जोड़ सके। वो मानता है कि एनिमोन एक अच्छी कॉम्बैट फोर्स है, लेकिन उसे ये भी पता है कि सिर्फ वो दोनों स्टैम्पेड सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेस अपग्रेड करना उनकी सर्वाइवल की है। ब्रेकफास्ट के बाद कामिया मटेरियल्स इकट्ठा करने निकलता है। एनिमोन उसकी एफिशिएंसी की तारीफ करती है। जब दोनों बेस लौटते हैं एनिमोन नोटिस करती है कि कामिया थोड़ा टेंशन में है। वो पूछती है क्या हुआ। कामिया बताता है कि बेस को लेवल अप करने के लिए रिसोर्स अभी भी कम है। एनिमोन कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता बेस लेवल अप का मतलब क्या है। कामिया समझाता है अगर माना स्टोन में काफी रिसोर्स स्टोर हो तो उसकी पावर से बिल्डिंग्स और बैरिकेड्स बनाए जा सकते हैं। यही वजह थी कि उसने उसे मटेरियल्स गैदर करने को कहा था, लेकिन फिर भी अभी भी कम पड़ रहे हैं। कामिया उसे बताता है हर 7 दिन में एक मॉन्स्टर आउटब्रेक होता है और सरवाइव करने के लिए उन्हें बैरिकेड्स और भी ज्यादा ट्रैप्स चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो तैयार रहना पड़ेगा। ये सुनते ही एनिमोन बाहर निकल जाती है। वो कहती है वो और ज्यादा रिसोर्स इकट्ठा करेगी। कामिया उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि वो इस बीच कोई दूसरा ऑप्शन सोचेगा। कामिया सोचता है कि लेवल अप करना कितना मुश्किल है। भले ही उसने गेम की शुरुआत में ही एनिमोन को रिक्रूट कर लिया हो। वो चाहता है कि काश उसके पास ड्रॉप रेट बूस्ट होता। लीफी के टिप्स से पता चलता है कुछ कैरेक्टर एबिलिटीज और मैजिक आइटम्स ड्रॉप रेट बढ़ाते हैं, लेकिन ट्रायल वर्जन कैरेक्टर में ऐसा कोई बोनस होता ही नहीं। कामिया लीफी से कहता है उन्हें कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वो उसे कहता है कि सारे डेवलपर मोड कंसोल्स खोल दे। लीफी खुशी खुशी ऐसा करती है। वो कहती है कि अगर पैरामीटर सीधे बदल पाते तो कितना बढ़िया होता। कामिया बताता है कि सिस्टम के हिसाब से ये बहुत मुश्किल है और अगर मुमकिन भी हो तो रनिंग गेम में ऐसा करना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि लास्ट एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कई एआई एडजस्टमेंट सिस्टम रियल टाइम में चलते रहते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल गड़बड़ी दिखी तो एआई तुरंत उसे ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये करेक्शन सिर्फ डिज़ाइन स्कोप के अंदर ही काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाए तो एआई की लिमिट पार हो सकती है और फिर अनएक्सपेक्टेड बग्स या माल फंक्शन आ सकते हैं। फिर भी
कामिया जानता है इस हाल में वो 7वें दिन तक नहीं बचेंगे। वो सोचने लगता है क्या नॉर्मल गेम प्ले से हटकर कोई और तरीका है। डेवलपर फंक्शंस शायद एक तरीका है रिसोर्स की परवाह किए बिना लेवल अप करने का। वो लीफी से पूछता है क्या इंस्टेंट बिल्ड मोड यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट बिल्ड मोड डेवलपमेंट के समय यूज होने वाला एक टेस्ट फंक्शन था जिससे बिना रिसोर्स के बिल्डिंग और अपग्रेड किया जा सकता है। लीफी को अचानक समझ आता है अगर इंस्टेंट बिल्ड मोड यूज हुआ तो सिस्टम एआई करेक्शन में दखल नहीं देगा। कामिया कंफर्म करता है क्योंकि सिस्टम डेवलपर अथॉरिटी से की गई मॉडिफिकेशंस को एक्सेप्ट करता है। चूंकि कामिया डेवलपर मोड में लॉग इन है तो एपीआई खुलनी चाहिए। लीफी तुरंत उसमें कूद पड़ती है और कुछ ही समय में उसे मिल भी जाती है। कामिया पूछता है क्या एक्सेस मिल सकता है। लीफी बताती है कंसोल से तो नामुमकिन लग रहा है लेकिन अगर वो अंदर जाए तो शायद हो सके। कामिया कुछ कह पाता उससे पहले ही लीफी कूद जाती है। बिना वार्निंग दिए अंदर जाते ही वो एक्सेस पॉइंट ढूंढ लेती है और इंस्ट्रक्शंस इनपुट करने लगती है। लेकिन तभी मेंटेनेंस एआई एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसे लगता है लीफी एक बग है। खतरा समझते ही लीफी अपनी स्पीड बढ़ा देती है। कुछ सेकंड्स बाद वो एक्सेस हासिल कर लेती है। जो करना था वो कर देती है और फौरन वहाँ से बाहर निकल आती है। पसीने से तरबतर कामिया पूछता है क्या वो ठीक है। लीफी उसे भरोसा दिलाती है वो सेफ है लेकिन बताती है मेंटेनेंस एआई उसे लगभग खा ही गया था। कामिया को इसमें हैरानी नहीं होती क्योंकि सिस्टम में लीफी का घुसना नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। सिस्टम ने उसे बग समझ लिया होगा। ये सुनते ही लीफी घबरा जाती है। वो समझ जाती है वो लगभग टर्मिनेट हो चुकी थी। कामिया उससे पूछता है क्या वो कंसोल से सिस्टम को पीक कर सकती है बिना अंदर गए। लीफी ऐसा करती है और शौक में चिल्ला उठती है। मेंटेनेंस एआई अब और भी ज्यादा हो चुके थे। ये सुनकर कामिया समझ जाता है वही एपीआई दोबारा एक्सेस करना अब बहुत मुश्किल होगा। लीफी माफी मांगती है लेकिन कामिया कहता है ये उसकी गलती नहीं है बल्कि ये सबूत है कि सिस्टम सही से काम कर रहा है। असल में उसे खुद लीफी से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने उसे इतने खतरनाक काम में डाल दिया। फिर भी वो खुश है कि लीफी सेफ है। लीफी दौड़कर कामिया को गले लगा लेती है। लीफी की मेहनत की वजह से कामिया को इंस्टेंट बिल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। वो उसे तुरंत एक्टिव कर देता है। कुछ देर बाद एनेमोन वापस लौटती है और बेस को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि बेस अब पहले से काफ़ी अलग और काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। अब बेस के अंदर कई नए रूम्स बन चुके होते हैं। चारों तरफ बैरिकेड्स लगे होते हैं जो बेस को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही बेस सीधा लेवल 3 पर पहुंच जाता है। एनेमोन ये सब देखकर बोल उठती है मैजिक स्टोन सच में कमाल की चीज़ है। कामिया उससे कहता है कि वो जिस भी हट में चाहे रह सकती है लेकिन उसे जल्दी डिसाइड करना होगा कि कौन सा हट लेना है। एनेमोन चौंक जाती है। वो पूछने ही वाली होती है कि अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है लेकिन उससे पहले ही बेस के बीचों बीच रोशनी की एक बीम गिरती है। उस बीम के अंदर एक पोर्टल बन जाता है। कामिया तुरंत कहता है लगता है हट्स खत्म होने वाले हैं। जैसे ही रोशनी हटती है कई लोग इधर उधर देखते नजर आते हैं। सब कंफ्यूज होते हैं कि वो कहाँ आ गए हैं। उनमें एक छोटा लड़का होता है ओजेल और उसके साथ उसकी माँ रिया। एनेमोन ये देखकर तुरंत अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन कामिया उसे रोक देता है। कामिया नोटिस करता है कि असल पहले ही बाकी विलेजर्स के आगे शील्ड बनकर खड़ा हो चुका है। कामिया गहरी सांस लेता है और सबके सामने अपना इंट्रो देता है। वो कहता है कि वो भी बस कुछ दिनों पहले ही यहाँ आकर रहने लगा है। फिर वो बताता है कि ये बेस एक फॉरेस्ट से घिरा हुआ है जहाँ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और रात के समय वही मॉन्स्टर्स बेस पर अटैक करते हैं। अगर जिंदा रहना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। लीडरशिप के सीन में कामिया सख्त आवाज में बोलता है। वो नए लोगों से कहता है अपनी ताकत मुझे उधार दो। तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है। उसका नाम होता है सिल्वियन। वो कामिया से पूछता है क्या तुम भी अभी अभी इस जगह पर आए हो। कामिया जवाब देता है कि उसे एक मैजिक स्टोन ने यहाँ तक गाइड किया। सिल्वियन कहता है कि उसने इसके बारे में सुना तो था लेकिन कभी नहीं सोचा था कि जिंदा रहते हुए सोर्सरर के पास बुलाया जाएगा। तभी अचानक एक भारी भरकम आदमी बीच में घुस आता है। उसका नाम है वाल्डो। वो चिल्ला कर कहता है कामिया की बातों पर कोई भरोसा मत करो। वाल्डो शक जताता है कि हो सकता है कामिया ने ट्रांसफर मैजिक से सबको यहाँ किडनैप किया हो। फिर वो 2 और लोगों की तरफ मुड़ता है और उनके साथ चलने लगता है। कामिया पूछता है कहाँ जा रहे हो। वाल्डो कहता है कि वो आसपास का एरिया चेक करेंगे। उसे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ सच में मॉन्स्टर्स आते हैं या नहीं। वो बाकी लोगों से कहता है यहीं रुके रहो। वो तीनों जाकर जांच करेंगे। कामिया एनेमोन से कहता है बाकी विलेजर्स की प्रोटेक्शन करो। वो खुद उन लोगों पर नजर रखेगा जो बाहर जा रहे हैं। ज्यादा दूर मत जाना। लेकिन वाल्डो एकदम जिद्दी निकलता है। वो सारी वार्निंग्स इग्नोर कर देता है। असल में बेस के आसपास का एरिया रिसोर्स गैदरिंग के लिए बना है लेकिन साथ ही वो एक डेंजर जोन भी है जहाँ दिन रात मॉन्स्टर्स स्पॉन होते हैं। गेम सिस्टम के हिसाब से एक बार बेस छोड़ने के बाद दूसरे बेस पर नहीं जाया जा सकता। जैसे जैसे कोई बेस से दूर जाता है मॉन्स्टर्स उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं। ये पूरा सिस्टम प्लेयर की मूवमेंट लिमिट करने के लिए है। कुछ देर बाद वाल्डो और उसके साथी कुछ क्यूट से बन्नीज देखते हैं। उनके सिर पर छोटे छोटे सींग होते हैं। उनमें से एक कामिया से पूछता है क्या यही वो मॉन्स्टर्स हैं जो बेस पर अटैक करते हैं। कामिया हाँ कह देता है लेकिन वाल्डो को यकीन नहीं होता। कामिया वहीं रुक जाता है और सोचता है इसे खुद सीखने दो।
असल में ये बन्नी हंटर बन्नी कहलाते हैं। ये दिखने में क्यूट होते हैं, लेकिन असल में खूंखार और मांसाहारी रैबिट टाइप मॉन्स्टर होते हैं। ये अपने मासूम लुक से शिकार को झूठा भरोसा दिलाते हैं और फिर झुंड बनाकर चारों तरफ से अटैक करते हैं। वाल्डो और उसके लोग समझ ही नहीं पाते और बन्नीज उन पर टूट पड़ते हैं। तीनों दर्द से चिल्लाने लगते हैं। कामिया तुरंत उनकी तरफ दौड़ता है और चिल्लाकर कहता है, आंखें बंद करो और सांस रोक लो। वाल्डो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कामिया उसे जल्दी करने को कहता है। तीनों किसी तरह उसकी बात मान लेते हैं। कामिया तुरंत 3 बोतलें निकालता है पेपर की। वो उन्हें सीधा बन्नीज पर फेंक देता है। बोतलें टूटती हैं। मिर्च उनके शरीर पर लगते ही बन्नीज पीछे हट जाते हैं। कामिया चिल्लाता है, भागो, लेकिन वाल्डो पीछे मुड़ने से पहले आंखें खोल देता है। थोड़ी मिर्च उसकी आंखों में चली जाती है। वो रोने लगता है। कामिया तुरंत एक घायल को पकड़ता है और कहता है, बेस वापस चल रहे हैं, अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से उठ खड़े होते हैं। सब कामिया के पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद सब सेफली बेस पहुंच जाते हैं। वाल्डो और बाकी लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। इसके बाद विलेजर्स धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं और अपने अपने ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग कॉम्बैट ट्रेनिंग में लग जाते हैं तो कुछ बेस को व्यवस्थित करने में हाथ बटाने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक विलेजर नोटिस करता है कि वाल्डो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड लग रहा है। वाल्डो हंसते हुए कहता है, मॉन्स्टर्स थोड़े टफ जरूर हैं, लेकिन अगली बार हम उन्हें हरा देंगे। इसी बीच लीफी कामिया के पास आती है। वो कहती है कि उसे खुशी है कि बेस में और एलायंस जुड़ गए हैं। कामिया बस छोटा सा जवाब देता है। लीफी तुरंत समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो उससे पूछती है, क्या हुआ? कामिया चुपचाप असल की तरफ इशारा करता है। असल में गेम के शुरुआती स्टेज में कुछ गाइड टाइप इवेंट्स होते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जानबूझकर ऐसे डिजाइन किए गए होते हैं ताकि प्लेयर गेम वर्ल्ड के रूल समझ सके। असल वही कैरेक्टर है जो प्लेयर्स को सिखाने के लिए बना है कि मरे हुए एनपीसी कभी वापस नहीं आते। आने वाली नाइट रेड में असल में ओजेल की मौत तय होती है। प्लेयर उसकी मौत देखता है और फिर उसकी माँ रिया का दुख। यहीं से प्लेयर समझता है कि एनपीसीज इररिप्लेसेबल हैं क्योंकि ओजेल की मौत स्क्रिप्टेड है। कामिया सोच में पड़ जाता है, क्या उसके पास उसकी किस्मत बदलने की ताकत है? दिन की ट्रेनिंग के बाद वाल्डो और बाकी फाइटर्स भूखे पेट लौटते हैं, लेकिन ग्रुप की औरतों ने खाना तैयार कर रखा होता है। कुछ ही देर में पूरा बेस एक साथ टेबल पर बैठ जाता है। खाना खाते हुए ओजेल शरारती अंदाज में एनेमोन से तलवारबाजी के बारे में पूछता है। एनेमोन मान लेती है, उसकी स्वॉर्ड स्किल्स काफ़ी ठीक हैं। ये सुनकर ओजेल और मोटिवेट हो जाता है, लेकिन एनेमोन उसे ये भी बता देती है, आर्चरी में अभी बहुत काम बाकी है। उधर कामिया खाना छोड़कर बस ओजेल को देख रहा होता है क्योंकि वो जानता है असल एक सिस्टम कैरेक्टर है। यही वो सीन है जिससे प्लेयर सीखता है कि एनपीसी रिस्पॉन नहीं होते। वाल्डो ओजेल के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, अब तू मर्द बन गया है, लेकिन उसकी माँ तुरंत वाल्डो को रोकती है। ओजेल अपनी माँ से कहता है, मॉन्स्टर्स रोज अटैक कर रहे हैं तो उसे लड़ना ही पड़ेगा। रिया जवाब देती है, लड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग हैं ना। लेकिन ओजेल पलट कर कहता है, उसे सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पापा करते थे। दो अलग चीज़ें हैं। अगर उसे ओजेल को जिंदा रखना है तो उसे नया तरीका अपनाना होगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हिम्मत पर टिकी हो लेकिन अंधी नहीं। सिल्वियन भी बातचीत में जुड़ता है। वो ओजेल से कहता है, अपनी माँ की तरह सोचो, लापरवाह मत बनो। ओजेल उसकी बात मान लेता है। सिल्वियन कहता है, सबको मिलकर एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तभी सबको एहसास होता है ये अब उनका विलेज नहीं है। अचानक सिल्वियन कामिया से पूछता है, कोई शराब है क्या? वाल्डो हैरान हो जाता है, लड़ाई से पहले दारू? सिल्वियन हंसकर कहता है, इसीलिए चाहिए, वो होश में मरना नहीं चाहता। वाल्डो इसे बेकार रिजोल्यूशन कहता है और पूरा बेस हंसी में डूब जाता है। कामिया कहता है, अगर आज की रेड सरवाइव कर ली तो वो टोस्ट के लिए कुछ अरेंज करेगा। वाल्डो सबसे पहले खड़े होकर जश्न मनाता है, लेकिन कामिया का मूड फिर भी भारी रहता है। लीफी उससे पूछती है, क्या सोच रहे हो? कामिया कहता है, उसे ये बात परेशान कर रही है कि उसी ने सबको एक ब्रूटल सर्वाइवल गेम में झोंक दिया है। वो जानता है कि अल्टीमेट गेम बनाने के लिए ये जरूरी था, लेकिन लीफी उसे याद दिलाती है उसके बिना ये एनपीसीज होते ही नहीं। कामिया कहता है, वो ट्रैश क्रिएटर नहीं बनना चाहता जो अपनी बनाई चीजों की जिम्मेदारी न ले। शाम होते ही कामिया सबको इकट्ठा करता है। वो बताता है कि आज फिर मॉन्स्टर रेड आने वाली है, इसलिए फॉर्मेशन दोबारा समझाई जाती है। जो कॉम्बैट में नहीं है वो बेस के अंदर से पेरीमीटर पर नजर रखेंगे। मॉन्स्टर्स आमतौर पर एक ही दिशा से आते हैं, लेकिन कामिया लापरवाही नहीं चाहता, सबको अलग अलग पॉइंट्स पर वॉच रखने को कहता है। कॉम्बैट टीम में सबसे अच्छे वो यूजर्स एक आर्चरी स्क्वाड बनाएंगे। लीडर होगी एनेमोन, बाकी लोग तलवार उठाकर फ्रंट लाइन में जाएंगे। सबको जोड़ों में काम करना है। एक जोड़ी आर्चरी स्क्वाड के सामने गार्ड बनेगी और वाल्डो की टीम सबसे आगे रहेगी। वाल्डो ये सुनकर एकदम एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो पूछता है, कामिया तुम किसके साथ हो? कामिया जवाब देता है, ओजेल मेरे साथ होगा। ओजेल और उसकी माँ दोनों शॉक हो जाते हैं। रिया तुरंत मना करती है। वो कहती है, ओजेल सीधे फाइट में नहीं जा सकता। कामिया शांति से जवाब देता है, वो उसकी चिंता समझता है, लेकिन पीछे रहना सेफ होने की गारंटी नहीं है। अगर ओजेल लड़ना चाहता है और लड़ सकता है तो जितनी जल्दी स्ट्रांग बनेगा
उतनी जल्दी उसके बचने के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि सिस्टम एआई उसे मारने की कोशिश करेगा और वो एनिमी मूवमेंट पहले से पढ़ सकेगा। रिस्क है, लेकिन स्क्रिप्ट तोड़ने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। एनेमोन रिया से कहती है वो कामिया की कॉम्बैट स्किल्स पर भरोसा कर सकती है। कामिया साफ करता है वो ओजेल को जबरदस्ती नहीं ले जाएगा, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही ओजेल खुद कूद कर बोलता है वो तैयार है। वो अपने पिता की तरह स्ट्रांग बनना चाहता है। सब कुछ सेट हो जाने के बाद कामिया एक मोटिवेशनल स्पीच देता है ताकि सब मेडली रेडी हो जाए। रात गिरते ही कामिया को चौथे दिन की क्वेस्ट मिलती है, रात सरवाइव करो। कुछ ही देर में बैटल शुरू हो जाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। कामिया लीफी से कहता है ओजेल पर नजर रखना, कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत बताना। एनेमोन वॉच टावर में खड़ी होकर अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देती है एरो फायर करो। वो कहती है एक्यूरेसी पर मत अटको, बस दुश्मन की फॉर्मेशन तोड़ दो। जैसे ही गोब्लिन्स बिखरते हैं कामिया और असॉल्ट टीम आइसोलेटेड गोब्लिन्स पर टूट पड़ती है। एक एक करके खत्म करो, लेकिन जोड़ियां मत तोड़ना। न्यूमेरिकल एडवांटेज बनाए रखो। कामिया वाल्डो को भी याद दिलाता है वॉच टावर के पास किसी को मत आने देना। वाल्डो हंसते हुए कहता है उसे सिखाने की जरूरत नहीं, मॉन्स्टर्स की संख्या इससे दिखाने की जरूरत नहीं। वॉच टावर की बात करते हैं पहले से ज्यादा होती है, क्योंकि बेस लेवल भी बढ़ चुका है। फिर भी पहली असली लड़ाई होने के बावजूद फाइटर्स अच्छा होल्ड कर रहे होते हैं। दो दो की टीम बनाकर वो गोब्लिन्स को कोऑर्डिनेट नहीं करने देते और फिर उन्हें काट गिराते हैं। वाल्डो सबसे ज्यादा खुश होता है। वो गोब्लिन्स को मक्खन की तरह काट रहा होता है। एक गोब्लिन से लड़ते हुए वो देखता है कि वो कहीं और देख रहा है। वाल्डो इस मौके का फायदा उठाता है और उसे गिरा देता है। उसे ताना भी मारता है, ध्यान कहाँ था उसे नहीं पता होता। सिस्टम प्रोग्राम इसी वक्त एक्टिव हो चुका है। गोब्लिन्स का नया टारगेट बन चुका है ओजेल। लड़ाई अब भी अच्छी तरह चल रही होती है। पहले से लगाए गए ट्रैप्स की वजह से एनिमी की संख्या काफी कम हो जाती है। कामिया नोटिस करता है दुश्मन मूवमेंट आसानी से पड़ी जा रही है। ये सब ओजेल की मौजूदगी की वजह से है, लेकिन गेम वर्ल्ड इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। अचानक गोब्लिन्स और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फेयरस हो जाते हैं। एनेमोन देख लेती है उनकी मूवमेंट अजीब हो चुकी है। वो तुरंत वॉच टावर से कूदती है और ग्राउंड बैटल में उतर आती है। लीफी ओजेल के साथ ही रहती है, लेकिन तभी वो देखती है कुछ गोब्लिन्स कामिया को फ्लैंक कर रहे हैं। वो फौरन कामिया को वार्न करती है। कामिया मुड़ पाता उससे पहले ही गोब्लिन्स ओजेल को जमीन पर गिरा देते हैं। ये देखते ही कामिया घबरा जाता है। वो चिल्लाता है ओजेल जल्दी उठो। एक गोब्लिन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एनेमोन का एरो सीधे उसकी आंख में घुस जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि गोब्लिन अपनी आंख में लगा एरो खुद खींच कर निकाल देता है और एनेमोन की तरफ देखने तक नहीं जाता। एनेमोन शॉक में रह जाती है, क्योंकि आमतौर पर गोब्लिन्स ऐसा बिहेव नहीं करते। उधर वाल्डो अब भी गोब्लिन्स के साथ मजे ले रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक गोब्लिन उसे दूर उछाल देता है। वाल्डो पूरी तरह दंग रह जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए एक गोब्लिन सीधे असिल तक पहुंच जाता है। ओजेल डर के मारे कांपने लगता है। कामिया चिल्लाता है उठो, तलवार उठाओ। जैसे ही गोब्लिन उसका सिर काटने वाला होता है कामिया बीच में कूद जाता है और अटैक ब्लॉक कर लेता है। कामिया गोब्लिन से जूझने लगता है। उसी पल उसके दिमाग में आता है क्या ये सिस्टम की दखलंदाजी है ताकि असिल मारा जाए। लड़ते लड़ते गोब्लिन अपने नुकीले पंजों से कामिया के कंधे को भेद देता है। कामिया दर्द से चीख उठता है। एक और गोब्लिन फ्री शॉट लेकर असल को गिराने वाला होता है, लेकिन एनेमोन फिर से पहुंच जाती है। वो गोब्लिन को काटकर नीचे गिरा देती है। जैसे ही गोब्लिन उठने वाला होता है गुस्से में भरा वाल्डो आता है और उसे जमीन में पटक देता है। वो बोलता है गोब्लिन्स को मारना आसान है क्योंकि ये ह्यूमनॉइड है। कामिया तुरंत ऑर्डर देता है वाल्डो एनेमोन गोब्लिन्स को अलग खींचो। वाल्डो एक गोब्लिन पर कूद पड़ता है और उसे बेरहमी से मुक्कों से मार देता है। एनेमोन भी बो उठाकर गोब्लिन्स पर फायर करने लगती है। वो बाकी फाइटर्स को चिल्लाकर कहती है गोब्लिन्स को पीछे धकेलो। इसी बीच कामिया खुद एक और गोब्लिन से फिर से फंस जाता है। वो असल से चिल्लाकर कहता है उसके सिर पर वार करो। असल एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। कामिया उसे याद दिलाता है ये तुम्हारी किस्मत का टर्निंग पॉइंट है, अगर जिंदा रहना है तो लड़ना ही पड़ेगा। वो उससे पूछता है क्या तुम सच में अपने पिता की तरह मजबूत बनना चाहते हो। ये सुनते ही असल हिम्मत जुटाता है और गोब्लिन के सिर पर वार करता है। यही मौका कामिया को चाहिए था। वो अपनी तलवार सीधे गोब्लिन की गर्दन में घुसा देता है। गोब्लिन वहीं थे। कामिया असिल की तरफ देखकर कहता है बहुत बढ़िया, अब बस थोड़े और बचे हैं। इसके बाद कामिया और उसके लोग और जोर से लड़ाई में उतरते हैं और आखिरकार सारे गोब्लिन्स को गिरा देते हैं। लंबी लड़ाई के बाद उनकी तलवारें काफ़ी ख़राब हालत में होती हैं। जैसे ही सुबह होती है लोग खुशी मनाने लगते हैं। कामिया को नोटिफिकेशन मिलता है चौथा दिन सरवाइव हो गया है। कामिया राहत की सांस लेता है। वो असिल की किस्मत बदल पाने में कामयाब हो गया था। अब उसका इरादा और पक्का हो जाता है। वो स्टैम्पिड भी बिना किसी को खोए क्लियर करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि गेम वर्ल्ड हमेशा अपनी कीमत वसूलता है। कुछ समय बाद कामिया बेस को लेवल 5 तक बढ़ा देता है। विलेजर्स इतने बड़े बदलाव देखकर दंग रह जाते हैं। सिल्वियन को भी आखिरकार मैजिक स्टोन की असली ताकत समझ आती है। असल में मारे गए मॉन्स्टर्स और फॉरेस्ट से इकट्ठा की गई सप्लाईज अपने आप माना स्टोन में रिसोर्स बनकर जमा हो रही थी।
इन्हीं रिसोर्सेज के बदले मैजिक स्टोन की ताकत से बेस को और मजबूत किया जा सकता था। जैसे जैसे बेस मजबूत होता है, रहने वालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। मतलब बेस जितना सेफ, रेजिडेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग। लेकिन कामिया साफ कह देता है, ऐसे ही बैठे रहने से कोई मजबूत नहीं होगा। ताकत आती है ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से। वो कहता है काम जल्दी निपटाओ ताकि रोज की ट्रेनिंग मिस ना हो। इंस्टेंट बिल्ड मोड की वजह से कामिया ने शुरुआती स्टेज में ही काफी स्टाफ और इक्विपमेंट जुटा लिया था। बेहतर कोऑर्डिनेशन की वजह से वो अगली 2 रेड्स भी सफलता से झेल लेते हैं। हर एनपीसी ग्रो करने लगता है, उनकी टीम वर्क काफी स्मूथ हो जाती है, यहाँ तक कि असिल भी तेजी से मजबूत होने लगता है। और उसके बाद एआई ने दोबारा उस पर फोकस नहीं किया और देखते ही देखते 7वां दिन आ जाता है, यानी स्टैम्पेड का दिन। उस सुबह रिया कामिया को देखती है जो तलवारें ठीक कर रहा होता है। वो बताती है कि नाश्ता तैयार है। कामिया धन्यवाद देता है। रिया पूछती है क्या कर रहे हो? कामिया बताता है कम ड्यूरेबिलिटी वाली तलवारें अलग कर रहा है क्योंकि आज स्टैम्पेड है। अगर लड़ाई के बीच तलवार टूट गई तो जान जा सकती है। वो कमजोर तलवारों पर लाल धागा बांध देता है और एक फाइटर को कहता है जिन तलवारों पर लाल धागा है उन्हें यूज मत करना, बाकियों को भी बता देना। रिया फिर से कहती है नाश्ता तैयार है, लेकिन कामिया मना कर देता है। वो कहता है पहले ट्रैप्स चेक करने हैं। शाम होते ही कामिया सबको इकट्ठा करता है। वो बताता है आज वही 7वां दिन है, स्टैम्पेड आने वाली है और मुमकिन है ये अब तक की सबसे बड़ी हो। जो अंदर रहेंगे वो भी हथियार उठाएंगे। बेस को अंदर से भी प्रोटेक्ट करना होगा। वो बताता है कि कॉम्पैक्ट फॉर्मेशन यूज करेंगे ताकि दुश्मनों की संख्या हावी न हो सके। कामिया खुद फ्रंट लाइन पर खड़ा होता है, उसके पीछे वाल्डो रहता है और सबसे पीछे एनेमोन, ताकि वो लॉन्ग रेंज अटैक्स दे सके। फॉर्मेशन सेट करने के बाद वो सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। वो आखिरी बार हथियार चेक करने को कहता है, लेकिन असिल के हाथ में एक कमजोर तलवार होती है, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। फिर भी वो कामिया के साथ फ्रंट लाइन में खड़ा हो जाता है। सब गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। रिया और बाकी लोग गेट्स के पीछे अपने हथियारों के साथ बैठ जाते हैं। रिया अपने बेटे को देखने उठती है और देखती है कि उसके हाथ में कमजोर तलवार है। तभी गोब्लिन्स भारी संख्या में बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में खून की भूख साफ दिखती है। नोटिफिकेशन बार लाल हो जाता है। कामिया को वार्निंग मिलती है, लार्ज स्केल इन्वेजन। मकसद वही है, स्टैम्पेड सर्वाइव करो। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है असल की कमजोर तलवार। गोब्लिन्स की भारी भीड़ देखकर एक विलेजर कांपने लगता है, लेकिन कामिया उन्हें हिम्मत देता है, डरो मत, इसी दिन के लिए हमने तैयारी की है। वो एनेमोन को ऑर्डर देता है, फ्लेमिंग एरोज फायर करो। एनेमोन और बाकी आर्चर्स तुरंत फायर करते हैं। एरोज जमीन पर लगते ही जोरदार धमाका होता है। आसपास के गोब्लिन्स जलकर राख में बदलने लगते हैं। वाल्डो और बाकी फाइटर्स ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं ये तो बेस्ट फायरवर्क्स हैं। असल में कामिया ने जानबूझकर खुद को इतना लेवल किया था कि गन पाउडर प्रोडक्शन पूरा हो सके। भले ही लैंडमाइन का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल रखा गया हो, लेकिन कामिया को पूरा भरोसा था कि ब्रेनलेस गॉब्लिन्स के झुंड के लिए ये काफ़ी से भी ज़्यादा है। आपिया फाइटर्स से कहता है रेडी रहो, अभी और आने वाले हैं। जैसे ही वो बोलता है फॉरेस्ट से और गोब्लिन निकल आते हैं, पहले से ज़्यादा गुस्से में। लेकिन इस बार कामिया और उसकी स्क्वाड डरती नहीं है। वो चार्ज करते हुए गोब्लिन्स को आसानी से काट गिराते हैं। वॉच टावर से एनेमोन अपनी स्क्वाड को ऑर्डर देती है जो ज़मीन पर है, उन्हें क्लोज कॉम्बैट वालों पर छोड़ दो, पीछे से आने वालों को रोको। गोब्लिन्स की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। कुछ तो फेंस तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जो लोग फेंस के पीछे बैठे होते हैं वो उन्हें वहीं रोक लेते हैं। कामिया और उसके लोग पूरा एडवांटेज बनाए रखते हैं। कई गोब्लिन्स पहले से लगाए गए ट्रैप्स में घिस जाते हैं। कामिया अपने लोगों की तारीफ करने ही वाला होता है। उसे लगता है कि अब सीन पलट सकता है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज़ आती है। ज़मीन कांपने लगती है। वॉच टावर से एनेमोन चीखती है कामिया कुछ आ रहा है, और अगले ही पल फॉरेस्ट से एक विशाल डरावना गोब्लिन निकलता है। कामिया वहीं फ्रीज हो जाता है। जो सामने खड़ा है वो है गोब्लिन लॉर्ड, एक हाई रैंकिंग गोब्लिन सब स्पीशीज जिसके पास ओवरवेलमिंग पावर होती है। उसकी दहाड़ से आसपास के गोब्लिन्स जोश में आ जाते हैं। नामुमकिन होना चाहिए था, और हालात यही नहीं रुकते। गोब्लिन लॉर्ड अपने साथ और भी गोब्लिन्स ले आता है। ऊपर से ये गोब्लिन्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। रिया देखती है कि उसका बेटा एक गोब्लिन से जूझ रहा है। उसका दिल बैठ जाता है, अगर यही चलता रहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जब बाकी लोग फेंस के पास लड़ रहे होते हैं, रिया बेस के अंदर से निकल जाती है। इसी बीच एक गोब्लिन फेंस तोड़कर अंदर घुस आता है। कामिया जोर से चिल्लाता है सब सावधान। एनेमोन समझ जाती है अब कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। वो अपनी स्क्वाड से कहती है वॉच टावर छोड़ो, ग्राउंड पर मदद करनी होगी। एनेमोन और उसकी स्क्वाड नीचे कूदती है। एनेमोन तो सेफ लैंड कर जाती है, लेकिन एक आर्चर गलत तरीके से गिरता है। वो दर्द से चिल्लाता है। एनेमोन उसे खींचकर फेंस के पीछे वालों के पास ले जाती है। वो अभी यही कर रही होती है कि तभी रिया हाथ में तलवार लेकर उसके पास से भागती हुई निकल जाती है। एनेमोन चिल्लाती है तुम कहाँ जा रही हो? रिया सीधा फ्रंट लाइन की तरफ जा रही होती है। वो ज़्यादा दूर जाती भी नहीं कि एक गोब्लिन उसके सामने आ जाता है। रिया डर के मारे वहीं जम जाती है, और जैसे ही गोब्लिन उस पर झपटने वाला होता है, एनेमोन का एरो सीधे उसके सिर में लगता है।
गोबलिन वहीं ढेर। एनेमोन गुस्से में रिया के पास जाती है क्योंकि उसके पास जो हथियार है उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। ये सुनकर एनेमोन शॉक में आ जाती है। वो तुरंत अपनी स्क्वाड से कहती है फॉल बैक करो। वो खुद फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ती है। एनेमोन रिया से कहती है आगे बढ़ो, मैं गोबलिन्स को रोकती हूँ। वो गोबलिन्स के बीच से तेजी से दौड़ती है, पीछे पीछे एरोस चलाती है ताकि कोई रिया तक ना पहुँच सके। कुछ देर बाद एनेमोन फेंस तक वापस आती है। वहाँ खड़े होकर बैटलफील्ड देखती है और उसे समझ आ जाता है अब हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। फ्रंट लाइन पर लड़ रहे लोग पहले ही जूझ रहे होते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गोबलिन्स अचानक इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। तभी कामिया चिल्लाकर बताता है गोबलिन लॉर्ड इस सब की वजह। यहाँ तक कि कामिया खुद भी हैरान है कि डे 7 की स्टैम्पीड में हाई लेवल गोबलिन आ गया। कुछ लोग सीधे गोबलिन लॉर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं। गोबलिन लॉर्ड अपना हथियार उठाता है और कुचलने के लिए झपटता है। लोग अपनी शील्ड्स उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका वार इतना जबरदस्त होता है कि आसपास के गोबलिन्स भी कुचल जाते हैं। कई फाइटर्स हवा में उछलकर पीछे जा गिरते हैं। कामिया चिल्लाकर पूछता है खड़े रह सकते हो। हैरानी की बात यह होती है कि असल और एक और फाइटर उसके पास आ जाते हैं। गोबलिन लॉर्ड फिर से अटैक की तैयारी करता है। वो अपनी विशाल गदा कामिया की तरफ घुमाता है और ठीक उसी पल कामिया के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो अटैक को पैरी कर देता है। सब दंग रह जाते हैं। कामिया खुद खुश हो जाता है क्योंकि गेम में ये नॉर्मल मैकेनिक है, लेकिन असल में करना डरावना होता है। गोबलिन लॉर्ड इसका असर महसूस करता है और वो और भड़क जाता है। वो दहाड़ता है, अपने सब ऑर्डिनेट्स को फ्रंट लाइन की तरफ धकेल देता है। असल और बाकी लोग तुरंत आगे आ जाते हैं। वो कामिया से कहते हैं गोबलिन लॉर्ड तुम संभालो, जल्दी खत्म करो, हमारी सांसें टूट रही हैं। कामिया आगे दौड़ता है और एक और अटैक पैरी करता है। उसे साफ दिख रहा होता है लंबी लड़ाई उनके लिए खतरनाक होगी, उसे जल्दी फाइट खत्म करनी होगी। तभी वो लीफी की आवाज़ सुनता है। वो उससे कहता है रिंग कंसोल खोलो। लीफी तुरंत कंसोल खोल देती है। कामिया देखता है एआई बैलेंसिंग फीचर अभी ऑन है। लीफी पूछती है क्यों चाहिए कंसोल। कामिया बताता है रिंग मॉडिफायर एक्टिव है और जनरेशन एआई ओवरलोड हो चुका है। इसका मतलब वो ऑल क्रिटिकल ट्रिगर कर सकता है। लीफी कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता ऑल क्रिटिकल क्या होता है। क्रिटिकल हिट वो अटैक होता है जो डिफेंस इग्नोर करके डबल डैमेज देता है। नॉर्मली ये सब आरएनजी पर चलता है, यानी पासा फेंकने जैसा। लेकिन इस गेम में एक बग है जो कभी फिक्स नहीं हुआ। अगर कोई लगातार 15 अटैक्स पैरी कर दे तो एआई आरएनजी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यही एडजस्टमेंट मेमोरी को ओवरलोड कर देता है। नतीजा आरएनजी सिस्टम फ्रीज और कुछ देर के लिए हर अटैक क्रिटिकल बन जाता है। लीफी ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है, लेकिन कामिया मुस्कुरा देता है। उसे बचने का रास्ता मिल चुका था। असल में उसने ये बग जानबूझकर कभी फिक्स नहीं किया, क्योंकि 15 लगातार पैरी प्ले टेस्टिंग में भी लगभग नामुमकिन था। ये सब ध्यान में रखते हुए कामिया अब लगातार 15 पैरी करने पर फोकस कर लेता है। वो जानबूझकर गोबलिन लॉर्ड को उस पर वार करने के लिए उकसाता है और हर बार पैरी करता जाता है। कामिया गिनती भी करता रहता है। असल को लगता है कि कामिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। वो उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन कामिया उसे कहता है मेरी चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है। उसी वक्त रिया फ्रंट लाइन तक पहुंच चुकी होती है। वो देखती है कि उसका बेटा एक गोबलिन से जूझ रहा है। कामिया लगातार गोबलिन लॉर्ड को ताने मारता रहता है और उसके हर वार को सही टाइम पर पैरी करता है और फिर अचानक वो 13 तक पहुंच जाता है। कामिया समझ जाता है अगर यही मोमेंटम रहा तो वो कर लेगा, लेकिन तभी एक गोबलिन असल से छूट जाता है और सीधे कामिया की तरफ दौड़ता है। ठीक उसी वक्त कामिया 14वीं पैरी कर चुका होता है। असल गोबलिन के पीछे दौड़ता है। जैसे ही गोबलिन कामिया को काटने वाला होता है, असल बीच में कूदता है। वो गोबलिन पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। अब असल खुला पड़ चुका होता है। उसी पल रिया कमाल कर जाती है। वो एक नई तलवार असल की तरफ फेंकती है। तलवार पकड़ते ही असल गोबलिन को काट गिराता है। उधर कामिया भी आखिरकार 15वीं पैरी पूरी कर लेता है। आखिरी अटैक और परफेक्ट पैरी। कामिया मुस्कुरा देता है। उसे मिल चुका होता है जो वो चाहता था। वो अपने लोगों से कहता है बस 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। वो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे गोबलिन लॉर्ड की तरफ डैश करता है। तेज रफ्तार में लगातार कट्स मारता है और आखिरी वार सीधे उसकी गर्दन पर। कामिया गोबलिन के शरीर से कूदता है और जानबूझकर सुपर हीरो लैंडिंग करता है स्टाइल के लिए। इतने सारे कट्स के बाद गोबलिन लॉर्ड के पास खड़े रहने का कोई चांस नहीं रहता। एक जोरदार आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी गोबलिन्स ये देखकर समझ जाते हैं अब कोई उम्मीद नहीं बची। बिना सोचे वो सब भाग खड़े होते हैं। बैटल वही खत्म। वॉल्डो और बाकी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कामिया ने वो दानव जैसा गोबलिन अकेले गिरा दिया था। रिया और उसका बेटा गोबलिन के पास खड़े होकर जीत की मुस्कान के साथ देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता गोबलिन लॉर्ड अभी पूरी तरह मरा नहीं है। अपनी आखिरी ताकत से वो असल की तरफ झपटता है। रिया बिना सोचे अपने बेटे के सामने आ जाती है। असल की जगह रिया के सीने में गोबलिन के पंजे धंस जाते हैं। कामिया ये देखकर सन्न रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोबलिन अब भी हिल सकता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और आखिरी वार करता है। गोबलिन लॉर्ड पूरी तरह खत्म, लेकिन तब तक
रिया का सीना फट चुका होता है। कामिया देखता है असल अपनी माँ के ऊपर रो रहा है। मरते हुए रिया अपने बेटे से कहती है वो उसके पिता से मिलने जा रही है और उससे कहती है हमेशा मुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाना। और यहीं रिया की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। असल दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। पूरा बेस खामोशी और दर्द में डूब जाता है। इसी बीच स्टैम्पेड क्लियर होने का नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन ये जीत आंसुओं के साथ आती है। अगली सुबह कामिया रिया की कब्र के सामने खड़ा होता है। लीफी उसके पास आती है। वो बताती है कि उसे समझ नहीं आया गोब्लिन लॉर्ड क्यों आया और ये भी कि गेम सेटिंग्स में किसी तरह का बदलाव नहीं मिला। लीफी उसे याद दिलाती है भले ही उसका गेम मास्टर स्टेटस चला गया हो, फिर भी उसे कुछ माइनर सेटिंग्स बदलने का अधिकार है। लीफी बोलती ही रहती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कामिया सुन ही नहीं रहा। कामिया धीरे से कहता है वो घमंडी हो गया था क्योंकि उसने खुद ये गेम बनाया था। उसे लगने लगा था कि वो सब जानता है और वो किसी भी सिचुएशन को संभाल लेगा। आखिर में वो रिया की मौत का दोष खुद को देता है क्योंकि रिया मरने के लिए बनी ही नहीं थी। लीफी उसे ढाढ़स देती है। वो कहती है अगर कामिया ना होता तो पूरा बेस कब का मिट चुका होता। जो एनपीसी जिंदा है वो सब उसी की वजह से है। कामिया मानता है वो जिंदा है, लेकिन उसे लगता है वो ही जिम्मेदार है क्योंकि उसी ने उन्हें बनाया और फिर दर्द सहने के लिए छोड़ दिया। सब कुछ भारी लगने लगता है। कामिया दूर चला जाता है और लीफी से कहता है उसे थोड़ी देर अकेला रहना है। कुछ देर बाद एनेमोन उसे ढूंढ लेती है। वो पूछती है क्या कर रहे हो। कामिया जवाब नहीं देता। एनेमोन अपना बो उठाती है और ऊपर उड़ते एक पक्षी को मार गिराती है। कामिया चौंक जाता है। एनेमोन उसे समझाती है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जान दांव पर लगानी पड़ती है। कभी हम किसी की जान लेते हैं तो कभी अपनी जान चली जाती है, लेकिन वो इसे किसी की गलती नहीं मानती क्योंकि यही इस दुनिया का नियम है। कामिया जवाब देना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते। एनेमोन समझ जाती है वो अभी भी टूटा हुआ है। वो उससे कहती है मेरे साथ चलो, कुछ दिखाना है। वो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले जाती है और वहाँ असल पहले से ट्रेनिंग कर रहा होता है काफ़ी मेहनत से। वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता जैसे उसने अभी अभी अपनी माँ खोई हो। एनेमोन बताती है फ्यूनर के बाद से असल यही है। कामिया ये सुनकर हैरान रह जाता है। एनेमोन बताती है असल ने कहा है कि उसे अपनी माँ को ढेर सारी कहानियाँ सुनानी है, इसीलिए वो मजबूत बनना चाहता है। तभी उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा लड़का थक जाता है, ब्रेक मांगता है। असल मुड़ता है और कामिया को देख लेता है। वो दौड़कर उसके पास आता है, मुस्कुराते हुए कहता है कामिया मेरे साथ स्पार करोगे। वो कहता है उसे मजबूत बनना है ताकि वो अपनी माँ को बहुत सारी कहानियाँ सुना सके और इसलिए वो गिरने वाला नहीं है। असल के शब्द कामिया के दिल तक पहुंच जाते हैं। वो मान लेता है वो सही है। कामिया एक तलवार उठाता है और असल से कहता है वो इस बार कोई रहम नहीं करेगा। असल तैयार हो जाता है और सीधा कामिया की तरफ दौड़ता है। यहीं कामिया अपनी उदासी छोड़ देता है। वो समझ जाता है ये एनपीसी जिंदा है और वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब वो उनके लिए रुकावट नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें एक ऐसी जिंदगी दिखाएगा जिस पर वो गर्व कर सकें। कुछ समय बाद फॉरेस्ट में दो बौने दिखाई देते हैं, एक मास्टर और उसका अप्रेंटिस। मास्टर जमीन पर एक मुड़ा हुआ एरो उठाता है। वो कहता है इसमें माना के निशान है, मतलब ये मैजिक स्टोन से बना है। अप्रेंटिस शॉक में आ जाता है। मास्टर कहता है शायद उन्हें आखिरकार कोई सुराग मिल गया है। थोड़ी ही देर में दोनों बेस के करीब पहुंच जाते हैं। विलेजर अपना रोज का काम कर रहे होते हैं कि तभी बौने गेट पर पहुंच जाते हैं। लीफी कामिया को उनके आने की खबर देती है, लेकिन कामिया बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, जैसे वो पहले से इंतजार कर रहा हो। बौने मास्टर डोरने सीधे मांग रख देता है। वो कहता है विलेज का हेड कहाँ है। उसका अप्रेंटिस जिंजर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है थोड़ी शालीनता नुकसान नहीं करेगी। तभी कामिया गेट पर आता है और डोरने से कहता है वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। डोरने बिना घुमाए पूछता है क्या तुम्हारे पास माना स्टोन है। जिंजर ये सुनकर और ज्यादा शौक में आ जाता है। वो बीच में बोलता है वो लोग घूमते फिरते बौने हैं जो रेयर मटेरियल्स की तलाश में है। उन्हें खबर मिली थी कि इस बेस में माना स्टोन्स हैं और वो बस उन्हें देखना चाहते हैं। कामिया दोनों से कहता है कि वो लोग अभी डिनर करने वाले हैं। वो उन्हें इनवाइट करता है, बैठो खाने के साथ बात आगे करेंगे। जिंजर एक्साइट होकर तुरंत हाँ बोल देता है। डोरनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही मिनटों में सब लोग टेबल पर बैठे होते हैं। जिंजर चारों तरफ देखकर पूरा ब्लो अवे हो जाता है। कामिया जानता है ये दोनों कारीगर हैं और अगर वो इन्हें रिक्रूट कर ले तो अपग्रेड्स, मैजिक टूल्स और हथियार सब कुछ बन पाना आसान हो जाएगा। खाते खाते कामिया डोरने से पूछता है क्या वो माना स्टोन देखकर कंसर्न था। डोरने सीधा हाँ बोल देता है। जिंजर बीच में बताता है वो लोग असल में एक रेयर मटेरियल ढूंढ रहे हैं, फिलोसोफर स्टोन। एक ऐसी चीज़ जिसे ज़्यादातर लोग मिथ मानते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो सच में मौजूद है। आज भी कुछ हथियार हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उसी स्टोन से बने थे। इतने लंबे समय से जिंदा बोनों में से भी किसी ने उसे कभी नहीं देखा। जिंजर कहता है एक कारीगर के लिए वो अल्टीमेट रेयर मटेरियल है। कामिया अंदर ही अंदर जानता है सेज की बुक में फिलोसोफर स्टोन मौजूद है, लेकिन वो एक स्पेशल हाई लेवल रेड क्वेस्ट का रिवॉर्ड है जो नॉर्मल गेम प्ले से मिल ही नहीं सकता। मतलब उस तक पहुंच सिर्फ उसी के पास है। वो स्टोन सिर्फ माना नहीं है बल्कि पावर के रिलेशनशिप का प्रतीक है।
कामिया साफ करता है। वो माना स्टोन में कुछ छुपा नहीं रहा, हर चीज़ के पीछे एक वजह है। वो दोनों से फिर पूछता है क्या वो स्टोन देखना चाहते हैं, और ये भी बताता है कि रॉ माना ओवर खुद में ही बेहद रेयर होता है। वो जोड़ता है ये स्टोन विलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंजर कहता है उन्हें बस रेफरेंस के लिए देखना है, सिर्फ चेक करना। कामिया को इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन वो एक शर्त रखता है, इसके बदले उन्हें हथियार फोर्ज करने होंगे, क्योंकि मॉन्स्टर्स लगभग हर रात अटैक करते हैं और लोगों को बचाने के लिए हाई क्वालिटी इक्विपमेंट चाहिए। डोरने मान लेता है, उसे ये छोटी कीमत लगती है। कामिया कहता है खाना खत्म होने के बाद वो स्टोन दिखाएगा, हालांकि उसके मन में चिंता होती है बोनो को रुकने के लिए कैसे मनाए। कुछ देर बाद कामिया उन्हें कैबिन में ले जाता है, माना स्टोन दिखाने के लिए। डोरने देखते ही नाराज़ हो जाता है। वो कहता है इतनी भद्दी चीज़ दिखाने की क्या ज़रूरत थी, ये वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। कामिया चौंक जाता है। डोरने पहले ही समझ चुका होता है कि माना स्टोन मटेरियल नहीं, एक गेट जैसा है। माना का कंड्यूट फंडामेंटली पूरी तरह अलग चीज़। कामिया इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि डोरने की समझ एकदम सटीक थी। असल में माना स्टोन प्लेयर के लिए एक इंटरफेस है, उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज़ ही नहीं किया जा सकता। डोरने थैंक यू कहता है, लेकिन साफ कर देता है इससे उसे फिलोसफर स्टोन का कोई सुराग नहीं मिला। वो बताता है वो लोग अगली सुबह निकल जाएंगे। जिंजर शॉक में आ जाता है। अगर चाहे तो और रुक सकते हैं। यहाँ एक खाली वर्कशॉप भी है और माना स्टोन से मटेरियल्स भी जनरेट हो सकते हैं, मतलब एक परफेक्ट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। लेकिन डोरने मना कर देता है। कामिया अंदर से निराश हो जाता है, फिर भी वो डोरने को याद दिलाता है हथियार बनाने का वादा, क्योंकि आज रात फिर से अटैक तय है। वो दोनों को वर्कशॉप तक ले जाता है, कहता है जो भी इक्विपमेंट है फी यूज़ करो। उधर लीफी डर जाती कि कहीं बॉने कभी ज्वाइन ही ना करे। कामिया मान लेता है। डोरने का दिल सिर्फ फिलोसफर स्टोन पर टिका है, लेकिन जिंजर अभी जवान है और भूखा भी। एक कारीगर के तौर पर वो देखना चाहता है लोग उसके काम पर कैसा रिएक्ट करते हैं। कामिया कहता है वो ये फीलिंग समझता है, ठीक वैसा ही उसे भी लगता था जब उसने गेम बनाना शुरू किया था। उसका मानना है अगर जिंजर देख ले कि यहाँ वो अपना पूरा पोटेंशियल निकाल सकता है तो वो रुक जाएगा। उसी रात मॉन्स्टर्स फिर अटैक करते हैं। जिंजर ये देखकर शॉक में आ जाता है कि सच में मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान आर्चर्स बात करते हैं रीइंफोर्स्ड एरोहेड्स कितने पावरफुल हैं, उनकी पियर्सिंग कमाल की है। जिंजर ये सुनकर कहता है अगर और टाइम मिलता तो वो एक्यूरेसी भी और बढ़ा देता, लेकिन आर्चर्स बोलते हैं जो किया वो काफ़ी से भी ज़्यादा है। उसी वक्त जिंजर नोटिस करता है वॉल्डो तलवार के साथ कितना अच्छा है। उसकी बॉडी देखकर उसे लगता है ग्रेट स्वॉर्ड उस पर ज़्यादा सूट करेगी। वो ये भी नोटिस करता है असल की फाइटिंग और बेहतर हो सकती है अगर तलवार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा एडजस्ट हो जाए। वो अपने दिमाग में ढेर सारे आइडियाज़ घुमाने लगता है। उधर उसका मास्टर सब देख रहा होता है। उसे साफ दिखता है जिंजर बहक रहा है। बैटल के बीच लीफी कामिया से पूछती है क्या सच में लगता है जिंजर ज्वाइन करेगा। कामिया कहता है सिर्फ बातों से नहीं, लेकिन जिस तरह वो सब एंजॉय कर रहा है लगता है वो खुद भी कंफ्यूज है। अगली सुबह जिंजर वर्कशॉप से निकलता है। जाने की तैयारी में एक विलेजर उसके पास से गुजरता है और थैंक यू कहता है। दूसरा आता है, कहता है कि उसकी वजह से लड़ाई आसान हो गई। जिंजर मुस्कुराता है, खुश होता है। वॉल्डो और असल भी आते हैं। वो कहते हैं तलवार बेहद शार्प है। असल थैंक यू कहता है तलवार एडजस्ट करने के लिए, अब उसे स्विंग करना आसान है। वॉल्डो हंसते हुए जिंजर की पीठ थपथपाता है, कहता है यहीं रुक जा, मेरे लिए कस्टम हथियार बना देना। तभी कामिया बताता है वो दोनों आज ही जा रहे हैं। वॉल्डो शॉक में आ जाता है। वो कहता है ये तो बहुत अफसोस की बात है। फिर वो और असल विदा लेते हैं। वॉल्डो बोलता है रास्ते फिर मिलेंगे। ये सब बातें जिंजर के दिल में घर कर जाती है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि कामिया आ जाता है, पूछता है जा रहे हो। जिंजर हाँ बोलता है, कहता है उसके मास्टर का फोकस फिलोसफर स्टोन पर ही है। कामिया फिर पूछता है और तुम? जिंजर कंफ्यूज हो जाता है। तभी कामिया कहता है उसे साफ दिख रहा है फिलोसफर स्टोन ये वो इकलौती चीज़ नहीं है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। कामिया जिंजर को साफ साफ समझाता है विलेज की ज़िंदगी आसान नहीं है। हर एक रात मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और मैजिक स्टोन होने के बावजूद रिसोर्सेज कभी भी भरपूर नहीं रहते। कामिया सच बोल देता है, अभी भी लोग कम हैं। वो जिंजर से कहता है इसी वजह से विलेज को उसकी ज़रूरत है। उसका असर सीधे इस बात से जुड़ा है कि लोग कितने दिन जिंदा रहेंगे। कामिया जिंजर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है यहीं रहो हमारे साथ। लेकिन इससे पहले जिंजर कुछ तय कर पाता, डोरने वर्कशॉप से बाहर आता है। वो कहता है काम हो गया है, अब निकलते हैं। जिंजर खुद को संभालता है और डोरने से कहता है वो विलेज में रहना चाहता है। डोरने शौक में आ जाता है। वो पूछता है क्या सच में? जिंजर बिना हिचक हाँ बोल देता है। डोरने कहता है तो फिर एक हथियार फोर्ज करो। जिंजर कंफ्यूज हो जाता है। डोरने समझाता है वो किसी ट्रैश को दुनिया में यूं ही घूमने नहीं दे सकता, उसे खुद को साबित करना होगा। जिंजर मान जाता है और काम में जुट जाता है। काम करते वक्त
कामिया उससे पूछता है कुछ चाहिए। वो मैजिक स्टोन से मटेरियल्स जनरेट कर सकता है। जिंजर शुक्रिया कहता है लेकिन मना कर देता है। वो कहता है अगर अपनी ताकत से नहीं किया तो कोई मतलब नहीं रहेगा। कामिया मुस्कुरा देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। कुछ देर बाद जिंजर तलवार पूरी कर लेता है। डोरने उसे चेक करता है और समझ जाता है दूसरे दर्जे का कारीगर सिर्फ चीज़ को देखता है, लेकिन पहला दर्जा इंसानों को देखता है। जिंजर की नज़र किस पर है ये साफ दिख रहा है। डोरने मान लेता है उसकी अपनी आग है और जिंजर की अपनी। वो जिंजर से कहता है अपनी आग को कभी बुझने मत देना और अपने अंदर की लौ के पीछे चलना। जिंजर हैरान रह जाता है। वो पूछता है क्या वो पास हो गया? डोरने कुछ नहीं कहता, बस जाते जाते कामिया से कहता है जिंजर अब तुम्हारे हवाले। डोरने फॉरेस्ट में गायब हो जाता है। जिंजर अपने मास्टर को झुककर सलाम करता है। लीफी और कामिया एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। आखिरकार एक कारीगर मिल गया था। लीफी कहती है अब प्रोडक्शन बेस अपग्रेड करना होगा। कामिया सहमत होता है और तुरंत बेस लेवल 8 तक बढ़ा देता है। जिंजर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये पहली बार था जब उसने मैजिक स्टोन की ताकत इतनी करीब से देखी। बेस लेवल बढ़ते ही बाहरी दीवारें और वर्कशॉप भी अपग्रेड हो जाती है। जिंजर वर्कशॉप में जाता है और दंग रह जाता है। कामिया कहता है ये वर्कशॉप अब तुम्हारी है, जैसा चाहो वैसा यूज़ करो। जिंजर थैंक यू कहता है। उसके दिमाग में ढेर सारे आइडियाज़ हैं। वर्कशॉप से बाहर आकर कामिया लीफी से कहता है जिंजर को रिक्रूट करना बहुत बड़ा विन है आगे की लड़ाइयों के लिए। वो बताता है इक्विपमेंट की हालत ख़राब है। अब जिंजर वो गैप भरने वाला है। लेवल अप के साथ माना स्टोन की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। कामिया कहता है अब वो आने वाली लड़ाइयों में माना जमा करना चाहता है। असल में बेस लेवल 8 पहुंचते ही वो और लीफी एक खास फीमेल कैरेक्टर की उम्मीद करने लगते हैं। जिंजर के आने से इक्विपमेंट की क्वालिटी काफ़ी सुधर जाती है और लड़ाइयाँ आसान होने लगती है। विलेजर्स पर कॉम्बैट का बोझ कम हो जाता है। जिंजर वॉच टावर में एनिमोन को सपोर्ट भी करने लगता है। अगली स्टैम्पीड में अब 3 दिन बचे होते हैं। कामिया जानता है उन्हें जल्दी करनी होगी। 11वें दिन जिंजर सबको इकट्ठा करता है। वो कहता है कुछ दिखाना है। लोग सामने रखी मिट्टी की ढेरी देखकर शॉक हो जाते हैं। जिंजर बताता है ये गोलेम्स हैं, मैजिक से चलने वाली डॉल्स। गोलेम सपोर्ट यूनिट्स होते हैं जो एनपीसी के साथ लड़ सकते हैं। अगर मास्टर तलवारबाज है तो गोलेम भी तलवार चलाएगा। अगर आर्चर है तो वो यूज़ करेगा। स्टेट्स कम होते हैं लेकिन नंबर भरने के लिए काफ़ी काम किया। जिंजर बताता है वो हमेशा से एक बनाना चाहता था और मैजिक स्टोन की वजह से अब मुमकिन हो पाया। एनिमोन पूछती है क्या ये सच में मूव कर सकता है? जिंजर कहता है मास्टर सेट होते ही ये उसी तरह फाइट करेगा, बस थोड़ा कमज़ोर। एक विलेजर पूछता है क्या ये कामकाज में मदद कर सकता है? कोई और माना सोर्स है। तभी एक विलेजर चिल्लाता है कोई आ रहा है। गेट पर एक अजीब सा शख्स पहुंचता है। हुड हटाते ही सब दंग रह जाते हैं। वो एक एल्फ होती है, चेहरे पर चमकती मुस्कान। वो अपना नाम बताती है ओलिशिया विवाल्ड और सबको शॉक कर देती है। वो कहती है वो विलेज के लीडर को ड्यूल के लिए चैलेंज करने आई है। असल में वो वाइट फॉरेस्ट की क्वीन की बेटी होती है। कामिया बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि इसका मतलब साफ है ओलिशिया को ज्वाइन करने की सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे विलेज का लीडर बनाना पड़ेगा। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ती है उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो विलेज को बेहतर ही डेवलप करेगी। ये सुनकर कामिया मुस्कुरा देता है। वो ओलिशिया से पूछता है अगर तुम हार गई तो दांव पर क्या रखोगी? ओलिशिया कहती है हारना तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन फेयर रहने के लिए वो कहती है अगर हार गई तो कामिया उससे जो चाहे करवा सकता है। कामिया उससे कंफर्म करता है पीछे तो नहीं हटोगी? ओलिशिया अपनी माँ की कसम खाकर कहती है वो वादा नहीं तोड़ेगी। उसका ओवर कॉन्फिडेंस लीफी को थोड़ा परेशान कर देता है, लेकिन कामिया पूरी तरह शांत खड़ा रहता है, एकदम स्टेबल। ड्यूल की तैयारी होते ही विलेजर्स फेंस के पीछे हट जाते हैं ताकि कोई बीच में ना फंसे। सिल्वियन जो वाइन की बोतल एंजॉय कर रहा होता है पूछता है ये ओलिशिया कौन है? जिंजर बताता है वो वाइट फॉरेस्ट क्लैन की एक एल्फ है। वो लोग काफ़ी रिक्लूसिव होते हैं, बाहर की दुनिया में कम ही आते हैं। वार्लो जोर से हंसता है। उससे ओलिशिया की बात याद आती है, सबसे ताकतवर लीडर बनेगा। सब कुछ सेट होते ही कामिया कहता है जैसे ही सिक्का ज़मीन पर गिरेगा ड्यूल शुरू। वो सिक्का उछालता है और जैसे ही सिक्का गिरता है ओलिशिया सीधे विंड अटैक फेंक देती है। हैरानी की बात यह होती है कि कामिया उसे डॉज कर लेता है। विलेजर्स शॉक में रह जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता अभी हुआ क्या। जिंजर बताता है ओलिशिया ने अटैक मैजिक यूज़ किया और वो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट लगती है। लोगों को लगता है कामिया मुश्किल में पड़ जाएगा, लेकिन ओलिशिया खुद इम्प्रेस हो जाती है। वो अटैक की स्पीड और बढ़ा देती है। देखना चाहती है कामिया कब टूटेगा, लेकिन कामिया हर अटैक को आसानी से डॉज करता रहता है। असल में ओलिशिया एक लूप किलर कैरेक्टर है। उसकी विंड मैजिक देखना भी मुश्किल होता है। जो प्लेयर उसका पैटर्न नहीं समझ पाया वो सीधा हार जाएगा और उसे कभी रिक्रूट नहीं कर पाएगा।
लेकिन कामिया को कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी हर मूव सिर्फ रैंड घुमाने के तरीके से पढ़ लेता है। तभी एक अटैक सीधे कामिया की तरफ आता है, लेकिन वो उसे शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। ओलिशिया शॉक में आ जाती है, उसने ऐसा पहली बार देखा था। असल में उसकी मैजिक फ्लैश और ब्लड पर काम करती है, लेकिन जिंजर की बनाई आयरन शील्ड पर नहीं। ओलिशिया अभी संभल भी नहीं पाती कि कामिया उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वार करने वाला होता है, ओलिशिया विंड मैजिक से हवा में उछल जाती है। विलेजर्स दंग रह जाते हैं, सब सोचने लगते हैं काश हम भी उड़ पाते। हवा में रहते हुए ओलिशिया एक हाई लेवल स्पेल चार्ज करने लगती है। कामिया समझ जाता है अगर ये लगा तो जानलेवा होगा, फिर भी वो उसकी तरफ भागता ही जाता है। ओलिशिया उसका मजाक उड़ाती है, मौत की तरफ दौड़ रहे हो, उसे पता ही नहीं होता कामिया कुछ और ही प्लान कर चुका है। जैसे ही स्पेल पूरा होता है, ओलिशिया उसे फेंकती है, लेकिन अचानक स्पेल डिसॉल्व हो जाता है। ओलिशिया शॉक में रह जाती है और इससे पहले वो कुछ समझ पाए, कामिया स्लिंग से उसे नीचे खींच लेता है। वो उसे पास खींचता है और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। ओलिशिया समझ जाती है वो हार चुकी है। कामिया बताता है उसकी हाई लेवल मैजिक इसलिए फेल हुई क्योंकि इस एरिया में माना लेवल कम है। एनवायरनमेंट हाई लेवल मैजिक सस्टेन ही नहीं कर सकता। ओलिशिया ज़मीन पर पड़ी होती है, हिल नहीं सकती। कामिया इसे अपनी जीत मान लेता है। ओलिशिया भी मान लेती है वो हार गई, लेकिन वो हैरान है एक ऐसा इंसान जो मैजिक भी यूज़ नहीं करता उससे कैसे हार गई। कामिया उसे उसका वादा याद दिलाता है। ये सुनते ही ओलिशिया लगभग बेहोश हो जाती है। अब उसे जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा, और जैसा एक्सपेक्टेड था कामिया कहता है हमारे साथ ज्वाइन करो। ओलिशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। कामिया उससे ये भी कहता है जो कुछ टूट फूट हुई है सब साफ करो। लीफी खुश होकर कहती है एक मेज हमारे साथ है। कामिया भी मानता है ये बोनस है। ओलिशिया के आने से कामिया कहता है आज रात नई टैक्टिक्स टेस्ट करेंगे। कुछ देर बाद कामिया और उसकी टीम फॉरेस्ट की तरफ निकलती है। चलते चलते कामिया लीफी से पूछता है क्या उसे रियल वर्ल्ड का कुछ पता है। लीफी कहती है वो यहाँ से रियल वर्ल्ड नहीं देख सकती, बस इतना पता है गेम मास्टर बदल गया है। कामिया बताता है यही वजह है कि गेम के कुछ हिस्से गलत दिशा में जा रहे हैं। वो लीफी से कहता है वो जल्दी से लेवल 100 पहुंचना चाहता है। लीफी पूछती है क्यों। कामिया जवाब देता है लेवल 100 पर वो टावर में जा सकता है और उसे वो पावर चाहिए। भले ही वो डेवलपर मोड में है, फिर भी उसकी लिमिट्स हैं। तभी ओलिशिया उसे रोकती है, पूछती है और कितना चलना है टेस्ट करने का। वो उससे पूछता है कितनी मैजिक यूज़ कर सकती हो। ओलिशिया लंबा सा भाषण शुरू कर देती है विंड एलिमेंट्स, लेकिन कामिया उसे रोकता है। वो साफ पूछता है इस एरिया में असली में कितनी मैजिक यूज़ कर सकती हो, और खुद ही जवाब देता है कुछ ही विंड अटैक्स और कुछ मूवमेंट सपोर्ट स्पेल्स। कामिया जिस तरह से उसे घूर रहा होता है, ओलिशिया खुद ही बोल देती है वो भी काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि इस एरिया में सिर्फ लो ग्रेड माना स्टोन्स हैं। अगर हाई ग्रेड होते तो वो कहीं ज़्यादा कर सकती थी। कामिया उसे साफ करता है, वो उसे ब्लेम नहीं कर रहा, वो बस चाहता है कि उसे अपनी मैजिक की टाइप और अपने लिमिट्स अच्छे से पता हो ताकि वो पहले जैसी गलती दोबारा ना करे। तभी जिंजर पूछता है क्या प्लान ये है कि ओलिशिया को गोलेम्स के साथ पेयर किया जाए। कामिया हाँ कह देता है क्योंकि उनके पास कोई और रेजिडेंट नहीं है जो मैजिक यूज़ कर सके। कामिया समझाता है अगर गोलेम्स को मैजिक फायर पावर के साथ अलाइन किया जाए तो उनकी टैक्टिकल ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाएंगे। वो सुझाव देता है ओलिशिया को गोलेम्स का मास्टर सेट किया जाए ताकि गोलेम्स उसी की तरह मैजिक यूज़ कर सके, भले ही थोड़ी कम ताकत से। कामिया ओलिशिया से कहता है अपनी माना गोलेम्स में इंजेक्ट करो और उन्हें अपनी मैजिक सिखाओ। ओलिशिया मान जाती है, वो गोलेम पर अपना हाथ रखती है और अपनी माना उसमें छोड़ देती है। काम पूरा होने के बाद कामिया उसे बताता है अब वो विजुअलाइज करके इंस्ट्रक्शंस भेज सकती है। ओलिशिया आंखें बंद करती है और हवा में उछलने का स्पेल कास्ट करती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, गोलेम्स भी उसी की तरह हवा में तैर रहे होते हैं। पहला ट्रायल सक्सेसफुल। कामिया खुश होकर कहता है अब सामने दिख रहे मॉन्स्टर बनीज को उड़ाकर दिखाओ। ओलिशिया खुशी खुशी मान जाती है, उसे वैसे भी मॉन्स्टर से नफरत है। वो विंड अटैक फेंकती है और हैरानी की बात ये होती है कि गोलेम्स भी ठीक उसी टाइम विंड ब्लास्ट छोड़ते हैं। ओलिशिया पूरा एंजॉय करने लगती है। वो और फ्लेयर जोड़ती है जिससे बन्नीज भागने लगते हैं। भागते हुए भी वो ज़्यादातर को उड़ा देती है। सब खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतरती है और मान लेती है गोलेम्स काफ़ी काम के हैं। कामिया उसे याद दिलाता है गोलेम अपने मास्टर की ताकत पर डिपेंड करता है, मतलब ट्रेनिंग में ढील नहीं चलेगी। बार बार ऑर्डर मिलने से तंग आकर ओलिशिया लापरवाही से बोलती है समझ गई। कामिया मुस्कुरा देता है क्योंकि उन्हें अब बैटल में एक बड़ा एज मिल चुका है। उधर रियल वर्ल्ड में ओनोहारा पूरा क्रैश आउट कर रहा होता है। उसका हर प्लान फेल हो रहा है और अब वो ज़्यादा एग्रेसिव रास्ता अपनाने की सोच रहा होता है। उस रात मॉन्स्टर्स हमेशा की तरह आ जाते हैं। कामिया को रेगुलर क्वेस्ट मिलता है रात जिंदा रहो। हैरानी की बात यह होती है कामिया ओलिशिया और उसके गोलेम्स को फ्रंट लाइन पर लगा देता है। वो उससे कहता है तुम ही सब कुछ हो, अपने घमंडी अंदाज में। ओलिशिया हल्के से बोलती है पता है अजीब होने लगते हैं,
कामिया के लिए अब वक्त आ चुका है विलेज की टैक्टिक्स अपग्रेड करने का। एनेमोन और उसकी स्क्वाड सबसे पहले मूव करती है। तीरों की बारिश गोब्लिन्स की फॉर्मेशन तोड़ देती है। उलिशिया भी बड़ी स्माइल के साथ मैजिक फेंकती है। वो गोब्लिन्स की तरफ डैश करती है और गोलेम्स उसके साथ साथ चलते हैं। कामिया ने जानबूझकर उसे फ्रंट लाइन पर रखा था। उसकी स्पीड और पावर उसे एक कैवेलरी यूनिट जैसा बना रही थी। एनेमोन और उलिशिया लॉन्ग रेंज संभालते हैं और कामिया क्लोज कॉम्बैट स्क्वाड को अटैक का ऑर्डर देता है। वाल्डो और उसकी टीम लेफ्ट साइड संभालते हैं। कामिया राइट साइड जाता है। लॉन्ग रेंज अटैक्स दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देते, जिससे ग्राउंड फोर्सेस के लिए डैमेज करना आसान हो जाता है। प्लान इतना अच्छा चल रहा होता है कि बैटलफील्ड पर सब मजे लेने लगते हैं। कामिया फिर वाल्डो से कहता है, जल्दी आगे बढ़ो, लीडर को गिराओ और लड़ाई खत्म करो। वाल्डो भरोसे से बोलता है, प्लान पता है। लेकिन जैसे ही वो गोब्लिन लीडर की तरफ दौड़ता है, उसे पता नहीं होता कि उलिशिया भी उसी को टारगेट कर रही है। वो लगभग उलिशिया के अटैक से मर ही जाता, लेकिन उलिशिया चिल्लाकर वार्न करती है, जिससे वाल्डो बाल बाल बच जाता है। वाल्डो गुस्से में चिल्लाता है, तुझे क्या हो गया है? उलिशिया पलट कर बोलती है, बीच में तुम आ रहे थे। दोनों बहस में लगे रहते हैं और वाल्डो को पता भी नहीं चलता एक गोब्लिन उसके पीछे आ चुका है। लेकिन कामिया वक्त रहते उसे वार्न कर देता है। वाल्डो अटैक ब्लॉक करता है। कामिया उससे कहता है, तुम यहाँ संभालो, हम लीडर निपटा देते हैं। वाल्डो जोर लगाकर खुद को छुड़ाता है और तलवार सीधे लीडर की गर्दन में घुसेड़ देता है। लीडर मरते ही बाकी गोब्लिन्स पर डर छा जाता है, लेकिन कामिया और उसकी टीम रुकती नहीं। वो गोब्लिन्स का पीछा करते हैं और एक भी जिंदा नहीं छोड़ते। बैटल खत्म होते ही जैसा एक्सपेक्टेड था, वाल्डो उलिशिया पर चिल्लाने पहुंच जाता है, लगभग जिंदा, जल ही गया था। कामिया जानता है ऐसी चीज़ें होंगी, कोऑर्डिनेशन में अब भी दिक्कत है, लेकिन उसे ये भी पता है उलिशिया एक बहुत बड़ा एसेट बनने वाली है और अब उसका टारगेट साफ है। अगली स्टैम्पिड से पहले उनकी फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह रिफाइन करनी है।